नमस्कार। आप सभी का इस एक नई सीरीज में हार्दिक स्वागत है। मैं विद्या शिल्पायर में सोलापुर महाराष्ट्र से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और आभार व्यक्त करती हूँ। आज से एक नई सीरीज का प्रारंभ हमने किया है, राष्ट्रीय आयुर्वेद गुरु सीरीज, आरएवी गुरु सीरीज। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली से इन सारे मान्यवरों की नियुक्ति होती है ऑल ओवर इंडिया से। So, I welcome all of you on this platform of Ayush Darpan Foundation. I welcome Dr. Suvinay Damle sir from कुडाळ सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र। तो आज का ये हमारा पहला सेशन है आरएवी गुरु का, और इस सेशन के प्रारंभ से पहले धन्वंतरी का नमन करके इस सेशन का प्रारंभ हम करेंगे। सो वी विल आई रिक्वेस्ट यश टू स्टार्ट धन्वंतरी वंदना। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ब्यूटीफुल धन्वंतरी वंदना। तो इस सेशन का प्रारंभ कोई फायदा होगा। आज वैद्य
सुविनय दामले सर का मैं यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एंड आई रिक्वेस्ट डॉक्टर अरविंद पाठक सर टू इंट्रोड्यूस डॉक्टर दामले सर। डॉक्टर अरविंद सर। जी प्रणाम, मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरा तो रोज आप लोग लेक्चर सुनते ही हैं। मैं वैद्य सुविनय दामले सर के बारे में ऐसा बताना चाहता हूँ कि हम ऐसा कोई भी वैद्य नहीं है पुणे में या महाराष्ट्र में जो दामले सर को नहीं जानता है। मतलब सभी जगह इनके जो लेख हैं आयुर्वेद व्यासपीठ की तरफ से, इनके जो लेख आते हैं वो सभी लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं। हमारे वैद्य समीर जमदग्नि सर इनकी बहुत तारीफ करते हैं। दामले सर जो हैं इन्होंने बहुत सारे लेख लिखे हैं और आयुर्वेद व्यासपीठ में इनका सीरीज आता था रोज, एक आहार विषय से रिलेटेड, और आयुर्वेद और आहार इस पे रोज आता था। तो इससे हम इनको जानने लगे, पहचानने लगे। और ये राष्ट्रीय गुरु सच में राष्ट्रीय गुरु ही हैं। इसलिए भारत सरकार ने, आयुष मंत्रालय ने इनको 2018 में राष्ट्रीय गुरु के रूप में इनको सम्मानित किया है। और मैं अभी तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगा, सर जो है बहुत अच्छा व्यक्तिमत्व है। आप आज हम लोग का सौभाग्य है कि सर हमारे आयुष दर्पण पे आए हैं। तो मैं सर से विनती करता हूँ कि सर कृपया आप शुरू करिए व्याख्यान। थैंक यू डॉक्टर अरविंद सर, थैंक यू फॉर योर इंट्रोडक्शन। दामले सर व्हाट्सएप मैसेज के लिए प्रसिद्ध है, व्हाट्सएप गुरु हम इन्हें कहते हैं। उनके लंबे लंबे मैसेजेस है जिनमें बहुत सारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन होती है। बहुत साल से सर लिखते हैं और उनका जो ये होता है वहाँ पे जो वैद्यों को या स्टूडेंट्स को वो बुलाते हैं, गुरुकुल पद्धति का भी वो अवलंब करते हैं। उनका साल में कई बार उनको गुरुकुल के लिए स्टूडेंट्स को बुलाते हैं। तो आजकल या आज के जमाने में इस तरह की परंपरा को निभाने वाले बहुत कम वैद्य होते हैं, तो उनमें से दामले सर का नाम सबसे ऊपर आता है। तो मैं सर का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। सर ने बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं। सर एक प्रथितयश आयुर्वेद चिकित्सक है जो कुडाल में प्रैक्टिस करते हैं। तो आज का हमारा विषय है मधुमेह और आहार। मधुमेह या प्रमेह एक महत्वपूर्ण आजार है। इट इज वन ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर विच इज वेरी मच कॉमन। मधुमेह ना कि फेटल है, मधुमेह से मृत्यु नहीं आती, लेकिन मधुमेह कई सारे कॉम्प्लिकेशन की वजह हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है मधुमेह में आहार की। मधुमेह का व्यक्ति हर एक वैद्य से पूछता है कि हम क्या खाएं, कैसा आहार ले, क्योंकि आहार से ही ग्लूकोज बनता है और इस हार्मोन या इस मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस से ही मधुमेह का निर्माण होता है। तो आहार मधुमेह की चिकित्सा में एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। और सकते हुए हमने ये आज का पहला सेशन दामले सर का जो कि स्पेसिफिक सर फेमस है आहार के लिए, मधुमेह और आहार आयुर्वेद दृष्टिकोण से। तो मैं दामले सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपना सेशन स्टार्ट करें। सर अनम्यूट। धन्वन्तरये नमः। धन्वन्तरये नमः। धन्वन्तरये नमः। बुद्धिदाता गणेश, आरोग्यदाता भगवान धन्वंतरी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जितेंद्रिय महाबली हनुमान और मेरे आदर्श पद्मभूषण डॉक्टर BM हेगड़े जी, इनको प्रणाम वंदन करके मैं मेरे विषय को आगे बढ़ाता हूँ। फादर ऑफ हिंदुइज्म स्वामी विवेकानंद, फादर ऑफ मैथ्स महर्षि आर्यभट्ट, फादर ऑफ अलजेब्रा महर्षि भास्कराचार्य, फादर ऑफ केमिस्ट्री महर्षि नागार्जुन, फादर ऑफ एटॉमिक थियरी महर्षि कणाद, फादर ऑफ टेक्नोलॉजी आचार्य भारद्वाज, फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी आचार्य कपिल, फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी आचार्य वराहमिहिर, फादर ऑफ डेयरी फार्म भगवान गोपाल श्री कृष्ण,
फादर ऑफ कॉटन इंडस्ट्री महर्षि भावना, फादर ऑफ धनुर्वेद आचार्य द्रोणाचार्य, फादर ऑफ चतुर्वेद महर्षि व्यास, फादर ऑफ व्याकरण महर्षि पाणिनि, फादर ऑफ स्वराज्य छत्रपति शिवाजी महाराज, फादर ऑफ योग महर्षि पतंजलि, फादर ऑफ एग्रीकल्चर महर्षि पराशर, फादर ऑफ इकोनॉमी आचार्य चाणक्य, फादर ऑफ लॉ महर्षि मनु, फादर ऑफ मैनेजमेंट समर्थ रामदास स्वामी, फादर ऑफ सर्जरी महर्षि सुश्रुत, फादर ऑफ मेडिसिन महर्षि चरक। और इन सब फादर लोगों को जन्म देने वाली मदर ऑफ ऑल फादर इस भारत माता को वंदन करके मैं मेरा विषय और आगे बढ़ाता हूं। शास्त्र होता है, एक शास्त्र की तुलना दूसरे शास्त्र से हो नहीं सकती। एक शास्त्र के नियम अन्य शास्त्रों को वैसे के वैसे लागू नहीं होते। आयुर्वेद सिर्फ और सिर्फ सिद्धांतों के द्वारा ही समझा जा सकता है। और इसीलिए मैं मेरा आज का व्याख्यान जो है प्रमेह या मधुमेह में आहार जो है वो मैं क्या दृष्टिकोण रखता हूं, ये आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस विषय में अधिक जानकारी मेरे YouTube चॅनेल दामले वा चपे डायबिटीज कशामुळे होतो ये भाग 77 यदि सर्च किया तो पूरी जानकारी आपको विस्तृत जानकारी वहां पे भी मिल सकती है। प्रमेह इसकी व्याख्या की है प्रकर्षेण मेहति इति प्रमेह, वारंवार और अधिक प्रमाण में मूत्र प्रवृत्ति और उसमें प्रभूत आविल मूत्रता ऐसा कहा गया है। जननी सर्व रोगाणाम मदर ऑफ ऑल डिसीजेस ऐसा आयुर्वेद में प्रमेह के बारे में लिखा हुआ है। ये सब जो रोग है, मधुमेह है, संधिवात है, रक्तदाब वृद्धि, कैंसर, एड्स, ये सब जो रोग है वो रोग क्यों बढ़े गए हैं, वो हमने सिर्फ भारतीय विचार में बदलाव लाया है, इसलिए ये रोग बढ़े हुए हैं ऐसा हमें देखने को मिलता है। आयुर्वेद में आरोग्य की व्याख्या जो की है वो कौन सी है, कैसी है? आयुर्वेद कहता है समदोषा समाग्निश्च समधातु मल क्रिया, ये तो सबको मालूम है, लेकिन प्रैक्टिस में इस्तेमाल सिर्फ इसी लाइन को हम करते हैं। दूसरी लाइन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इत्याभिधीयते। दूसरी लाइन पे कोई जाता ही नहीं है प्रैक्टिस में, इसलिए मैं दूसरी लाइन को मैं आज ज्यादा फोकस करूंगा। ये भारतीय आरोग्य की व्याख्या है। जागतिक आरोग्य संगठन ने भी यही व्याख्या की है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक वेलबीइंग एंड नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिसीज। लेकिन आजकल बदला हुआ आरोग्य, इसकी व्याख्या और एक ढंग से करनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है। ये शारीरिक, मानसिक और ये सामाजिक, ये सब बाजू में रख दिया है और एक ही व्याख्या आज आगे आ चुकी है, वो है जिंदगी भर दवाई लेते रहना और सब रिपोर्ट्स को नॉर्मल रखना। ये स्वस्थ अवस्था है? ये स्वस्थ अवस्था कभी नहीं हो सकती, कतई नहीं हो सकती। आज जो पेशेंट हमारे सामने आता है वो यही कहता है कि मुझे डायबिटीज है और मेरा डायबिटीज नॉर्मल करना है। मैं उससे पूछता हूँ कि आपको तकलीफ क्या है, आपको दर्द क्या है, डायबिटीज की तकलीफ है या और किस चीज की तकलीफ है? वो बोलता है मैं रिपोर्ट्स करवाता हूँ तब मेरा रिपोर्ट एबनॉर्मल आता है। मैं उसे पूछता हूँ कि आपको नॉर्मल होना है या रिपोर्ट को नॉर्मल रखना है? वो हंसता है और बोलता है कि मुझे नॉर्मल होना है। तो बाद में मैं कहता हूँ कि ये सब रिपोर्ट्स वाला झंझट जो है वो बाजू में रख दो, ये रिपोर्ट्स हमारे आयुर्वेद के तरीके से बताए नहीं गए हैं। इसीलिए जो आयुर्वेद में कही बातें हैं वही बातों को आज हम ज्यादा फोकस करेंगे। जो आज पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस जो करने के लिए बोल रहे हैं सब, वो क्रिएटिनिन चेक करेंगे, कैल्शियम चेक करेंगे, हीमोग्लोबिन चेक करेंगे, यूरिक एसिड चेक करेंगे, शुगर, थायराइड, ये सब जो है ये मोहजाल है। ये मोहजाल मैं क्यों बताता हूँ? क्योंकि वही बात ऐसे कहते हैं वो कि इंडिविजुअल लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस आर नॉट नेवर कंक्लूसिव but should be used along with other relevant clinical examination to achieve final diagnosis। इसका मतलब है कि जो हमने ऊपर लिख के दिया है रिपोर्ट पे, ये नेवर कंक्लूसिव, ये डायग्नोसिस नहीं है। बस इसको इस्तेमाल करना चाहिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन के साथ, यानी पेशेंट को क्या हो रहा है इसको पूछकर
इसको मायना रखते हुए ये पैथोलॉजी का ध्यान हमें रखना है टू अचीव फाइनल डायग्नोसिस, लेकिन ये कोई नहीं करता। और इसीलिए एक वाक्य और जोड़ देते हैं वो, प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली। इसका मतलब है पैथोलॉजिकली और क्लिनिकली ये टेस्ट के दो पहलू है, लेकिन हम सिर्फ क्लिनिकली पूछते ही नहीं है, सिर्फ पैथोलॉजी के पे ऊपर डिपेंड रहते हैं। और उनकी शुगर रिपोर्ट नॉर्मल करने के लिए मैं मेरी दवा ढूंढने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो ग्लाइनेज एमएफ बंद करके मैं मेरा हरिद्रा अमल की योग इस्तेमाल करने जा रहा हूं और उसको रिपोर्ट को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन ये लास्ट 5 इयर्स में मुझे ऐसा पता चला है कि डायबिटीज पेशेंट को होता ही नहीं है। 90% पेशेंट आर क्लिनिकली फिट एंड फाइन, they don't have any symptom of diabetes, sorry, any symptom of प्रमेह। प्रमेह के 20 भेद बताए गए हैं, उसमें से वातज, पित्तज और कफज जो है उसमें मैं नहीं जाऊंगा। आज मेरा विषय जो है तो सिर्फ आहार के ऊपर मैं कंसंट्रेट करूंगा। जनरल प्रैक्टिशनर्स, इसलिए मैंने जनरल डॉक्टर स्पेसिफिकली ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं, ज्यादा पानी पीना, चाय कॉफी पियो, चाय कॉफी के साथ ब्रेड बटर बिस्किट खारी मारी उसमें डुबोकर खाओ, हर रोज एक फल खाओ, स्प्राउटेड जो है वो खाना ज्यादा खाओ, सैलेड्स पर ज्यादा ध्यान दो, ऐसा सब कहते हैं। लेकिन आयुर्वेद में इन सब चीजों को कटवा दिया है, ये सब आयुर्वेद में कहा नहीं है। कहीं भी सैलेड्स का इस्तेमाल खाने में ज्यादा होना चाहिए, हर रोज शाक खानी चाहिए, ऐसा लिखा ही नहीं है। आयुर्वेद में लिखा है हित भूख मित भूख अशाक भूख को रुक। गुरु और शिष्य का संवाद जो चल रहा है उसमें शिष्य पूछता है कि को रुक, कौन आजारी, कौन बीमार पड़ सकता है, तो गुरु उसका उत्तर देते हैं हित भूख मित भूख अशाक भूख को रुक। जो हित में खाना, जो मेरे हित में जो खाना है वो वही खाना चाहिए, मिताहारी होना चाहिए और अशाकभुक होना चाहिए, यानी शाक यानी पाले भाजी, उसको यानी सलाड्स, उसको छोड़कर यदि खाना खाया आपने तो कोरुक, तो बीमार पड़ने की जरूरत ही क्या है, ऐसा गुरु शिष्य को उल्टा पूछता है। वैसे हमारे अष्टांग हृदय सूत्र में 695 में ऐसा कहा गया है कि शाक खाना कैसा खाना है, स्विन्नम, उसको उबालना है, निष्पीड़ित रसम, उसको निचोड़ना है, जो रस निकलेगा उसको फेंक देना है, जो ऊपर वाला हिस्सा रहेगा बचा हुआ वो स्नेहाड्यम, उसके ऊपर बहुत ढेर सारा स्नेह इस्तेमाल करो, न अति दोषलम, तो वो जो पाला बचा हुआ है वो न अति दोषलम, ऐसा कहा गया है। पाले भाजी या शाक क्यों खाते हैं, तो दुबला पतला होने के लिए खाना खाते हैं, ऐसा वो सब डाइटिशियन जो है वो ऐसा ही बताते हैं कि पाला खाया तो आप दुबला हो जाओगे। हमने जिंदगी भर सिर्फ पाला या शाक खाते वाले जो प्राणी हमारे अगल बगल में जो रहते हैं वो एक भी दुबला पतला नहीं दिखाई देता। इसका मतलब है कि ये शाक खाकर कोई दुबला नहीं होता और मांस खा के कोई स्थूल या मोटा भी नहीं होता। जैसे सिंह जो है, सिंह कमर कैसी होनी चाहिए, तो सिंह कट्टी जैसी होनी चाहिए। जिंदगी भर ये सिंह शाक कभी नहीं खाया है, इस सिंह ने कभी भी गवत या फ्रूट्स नहीं खाया है, वेजिटेबल्स नहीं खाया है, स्प्राउटेड नहीं खाया है, सैलेड नहीं खाया है, सिर्फ मांस और मांस ही खाया है। लेकिन कमर में बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, वो मोटा नहीं होता है। इसलिए कमर किसकी जैसी होनी चाहिए, कमर सिंह की कटी होनी चाहिए, सिंह की जैसी कटी होनी चाहिए। इसका मतलब है आप जो आहार कर रहे हैं वो आहार और व्यवहार में बहुत सारा अंतर है। खाने के बाद स्वीट डिश के लिए बोलते हैं, आयुर्वेद में कहा गया है कि पहले खाना चालू हो गया तो स्वीट से ही होना चाहिए, मधुर रस से खाना चालू होना चाहिए, और कसई तुरट यानी कषाय रस से उसको खत्म होना चाहिए। मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त और कषाय, ये जो एक क्रम है उस क्रम को हमें ध्यान में रखना चाहिए।
और ये एलोपैथी वाले या अभी के डाइटिशियन जो बोलते हैं वो खाने के बाद स्वीट डिश के लिए बोलते हैं, खाने के बाद वो आइसक्रीम खाते हैं, खाने के बाद वो जूस पीते हैं, सुबह सुबह खाली पेट जूस पीते हैं, विरुद्धान्न भी कहते हैं। जैसे देश विरुद्ध है, कोकण में गेहूं की खेती होती ही नहीं है और अन्य प्रदेश जहां में चावल नहीं होते उनमें चावल खाने के लिए बोलते हैं। आयुर्वेद में ऐसा कहा है कि जैसा देश वैसा वेश, वैसा ही खाना चाहिए। कोकण में चावल की पैदा ज्यादा होती है, इसीलिए कोकण में गेहूं इस्तेमाल करना ये देश विरुद्ध है और ये गेहूं आगे जाके क्लेद को निर्माण करता है और प्रमेयों को बढ़ाता है। सबको एक ही न्याय की तराजू से यदि हम तोले तो कोकण में गेहूं गेहूं ये कभी सात्विक आहार नहीं हो सकता। इसलिए जिस प्रदेश में जो खाना बनाया जाता है, उगता है, उसी प्रदेश में वही खाना हजम भी हो सकता है। जो बात धान की है वही तेल, घी, नारियल, मूंगफली और मीठे पदार्थ की है। जहां मुझे यदि मीठे पदार्थ पहले से ही खाने की आदत पड़ गई है, मुझे वो साथ में है, सहज साथ में है, तो मीठे पदार्थ बंद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तेल और घी, जो तेल का धान है या घी है या नारियल है या मूंगफली है या तिल है या काजूगर है, जिसमें तेल है वो तेल अंदर जाना चाहिए। तेल से वात का शमन होता है। आयुर्वेद में ऐसा एक वचन है कि प्रमेय के 20 भेद बताए हैं। उसमें पहले है कफज साध्या कफोत्था दश, ऐसा कहा गया है। 10 प्रकार जो है वो साध्य है, वो कफज में यदि रहे तो साध्य है। यदि उसको हमने नजरअंदाज कर दिया और गलती से अपथ्य पान शुरू हो गया तो कफज प्रमेय आगे जाके कन्वर्ट होता है पित्तज में, जो याप्य कहा गया है। और पित्तज को भी मैंने नजरअंदाज किया, ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर, उसके लक्षणों के ऊपर, तो वो बाद में परिवर्तित हो जाता है वातज में। और वातज के 4 भेद बताए हैं, उसमें से एक जो है वो मधुमेह है। इसका मतलब है कफज से वातज, इसका जो प्रवास है वो प्रवास यदि हमें खंडित करना है तो कफज प्रमेय कफज में ही रहना चाहिए, तो वातज में कन्वर्ट नहीं होगा, जो असाध्य कहा गया है। इसीलिए मेरे खाने में यदि तेल, घी, नारियल, मूंगफली ये ज्यादा जितना हो सके उतना खाओ। आपको कफज प्रकृति में ही यदि प्रमेय को रखना है तो ये सब चीजें खानी चाहिए। मीठे पदार्थ यदि बंद किए तो आप पित्तज में और आगे जाके वातज में कन्वर्ट होने वाले हैं। ये ध्यान में रखने वाली चीज है। ये आहार के बारे में आयुर्वेद बताता है। रात्रि का भोजन, लेट नाइट पार्टी आज चल रही है, ये बहुत डेंजर है। रात्रि का भोजन जो है वो सूर्यास्त के बाद खाना ही नहीं है। कभी कभार लेट नाइट पार्टी है, महीने में 4-5 बार करो चलेगा। यानी महीने में 30 दिन है, 30 दिन में 25 दिन आपको परहेज रखना है, रात लेट नाइट पार्टी नहीं करनी है। 5 दिन चलेगा, या सैटरडे रखो या संडे रखो या बर्थडे रखो या मैरिज एनिवर्सरी, चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 5-7 दिन में एक दिन लेट नाइट पार्टी हो गया तो भी चलेगा, लेकिन 6 दिन आपको सूरज डूबने से पहले खाना होना ही चाहिए। हाइब्रिड गोदुग्ध, अभी जो दूध मिल रहा है वो A1 जाति का दूध मिल रहा है बाजार में। A2 जाति का दूध जो है वो डायबिटीज को पैदा ही नहीं करता। ये पाश्चात्य जगत में अभी वो इस पर संशोधन कर रहे हैं। और हमारे भारत में जहाँ गो माता कही गई है उस माता को हमने छोड़ दिया है और पूतना मौसी का दूध, हम वो हाइब्रिड गाय का जो दूध है वो हम पीने लगे हैं, हमारे बच्चों को पीने दे रहे हैं। इससे बच्चों को भी 7 बरस 8 बरस से 8 बरस के बच्चों को भी अभी डायबिटीज दिखाई देने लगा है। जो तेल हम बरसों से इस्तेमाल करते हैं उनको छोड़कर सोयाबीन जो पाश्चिमात्य जगत से भारत में आया है उसको हम नंबर 1 तेल कहते हैं, करड़ई का यानी सफोला का तेल हम और रिफाइन करके, फिल्टर करके, डबल फिल्टर, ट्रिपल फिल्टर करके जो तेल हम इस्तेमाल करते हैं वो आगे जाके आपको डायबिटीज या हृदय रोग बढ़ाने वाला है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। देश विचार, दुष्यम देशम बलम कालम वयम प्रकृति अनलहा सत्वम सात्म्यम तथा आहारम अवस्थाश्च पृथक विदा। ये सूत्र को ध्यान में रखते हुए देश विचार या सात्म्य विचार या अग्नि विचार या वय विचार, बल विचार हमें करना ही चाहिए, जो आहार में आगे जाके गड़बड़ करने वाला है। वनस्पति तुप, देसी गाय का घी कहाँ
और कहाँ ये वनस्पति तू, कहाँ इंद्र का ऐरावत और कहाँ वो श्याम भट्ट की तट्टानी, ऐसा हमारे मराठी में कहावत है। अभी ये जो सब चल रहा है ये सब भी डायबिटीज को बढ़ाने वाली चीज है। जैसे मॉर्निंग वॉक है, टूथपेस्ट का इस्तेमाल है, टूथब्रश है, साबुन यानी शैम्पू है और सोप्स है, टेबल कुर्सी है या कमोड़ पर मल विसर्जन है, ये सब जो चीज है ये सब पाश्चात्य जगत से भारत में आई है। और इस जगत से जो भारत में आया है वो आगे जाके डायबिटीज या हृदय रोग को बढ़ाने वाला है। इसका नतीजा क्या है? हमेशा दवा लेनी चाहिए, मरते दम तक दवा लेनी चाहिए, ऐसा सब डॉक्टर कहते हैं। सब हमारा आरोग्य जो है वो सिर्फ प्रयोगशाला तपासनिया इसके ऊपर ही डिपेंड रहने लगा है। और जिंदगी भर मैं पथ्य पथ्य और पथ्य ही करता रहा हूँ। एडमिट होना पड़ता है। अभी कोरोना जैसे जो डिसीज आ गए हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। इसका परिणाम मेरे मानस रोग बढ़ने में भी होता है। और जिसमें मानस रोग यानी साइकोसोमेटिक डिसीज जो है उसमें रक्तदाब 1 नंबर पे है, मधुमेह 2 नंबर पे है, कैंसर है, एड्स है, जनुकीय बदल है, थायराइड जैसी बीमारी है, वो निद्रा नाश है, अनापत्यता है, चिकनगुनिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू, इबोला, क्या बोला सब बोला, ये सब जो झंझट है ये सब हमारी लाइफस्टाइल चेंज की हुई है, इसीलिए हो रहे हैं। हम जब तक भारतीय अंदर से भारतीय नहीं हो जाते, विचार से ख्याल से भारतीय नहीं हो जाते, और जब तक मेरे खाने में उसका असर नहीं दिखाई दिया जाता, तब तक ये डिसीज कभी भी नहीं जाने वाले हैं। आयुर्वेद में शुगर, कैलोरीज, कैल्शियम, प्रोटीन्स, विटामिन्स, इसका अध्ययन कैसे किया जाएगा? ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने डिस्क्लेमर में पहले ही कह दिया कि शास्त्र शास्त्र होता है, उस शास्त्र को यदि देखना है तो उसके पैरामीटर्स, उसी के ही पैरामीटर्स इस्तेमाल करने चाहिए, न कि आयुर्वेद के। आयुर्वेद में शुगर कम करने के लिए दवा कौन सी है, ये क्वेश्चन ही नेगेटिव है। आयुर्वेद में शुगर, कैलोरीज, प्रोटीन, विटामिन का अध्ययन कैसे किया जाता है? ये आयुर्वेद के पैरामीटर्स है ही नहीं। आयुर्वेद में पदार्थों को गुरु आदि गुणों की 10 जोड़ियों में बांटा गया है। 20 गुरु आदि गुण जो कहे गए हैं, जैसे गुरु मंद, हिमस, निग्ध, लक्षण, सांद्र, मृदु, स्थिर, जो गुण है उसके विपरीत चिकित्सा करनी चाहिए। और इसका हमें ध्यान करना चाहिए, इसका अनुमान करना चाहिए, और आगे जाके मुझे चिकित्सा या हेतु शोधन या पथ्यापथ्य इस पर ध्यान रखना चाहिए। आज एलोपैथी वाले या डाइटिशियन जो कहते हैं आहार जो है वो बैलेंस डाइट होना चाहिए, और उनकी बैलेंस डाइट की व्याख्या क्या है? वो चौरस आहार बोलते हैं। प्रोटीन्स चाहिए, विटामिन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, फैट्स चाहिए, कैलोरी। मुझे आज तक इसमें किस चीज में प्रोटीन ज्यादा है, किस चीज में विटामिन ज्यादा है, किस चीज में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, मुझे अभी तक नहीं पता चला है। ये सब मेरे दिमाग से ऊपर जाने वाली चीज है, क्योंकि ये मेरे नस्ल में नहीं है, ये मेरे जीन्स में नहीं है। मेरे जीन्स में है 6 रस का आहार, षड्रस आहार, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ये कैसा लेना है और किस हिसाब से लेना है, इसके लिए मुझे तराजू लेके बैठने की जरूरत ही नहीं है। आज का जो चल रहा है डाइटिशियन का फैड जो चल रहा है, वो आपका वजन देखते हैं, और आपका वजन यदि 70 kg हो गया तो आपको प्रोटीन्स कितनी चाहिए, विटामिन कितनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कितनी चाहिए, ऐसा वो कैलकुलेट करते हैं। समझो आपके घर में एक मेहमान आ गया, तो आप ऐसा करते हैं क्या कि मेहमान को बाहर खड़ा करते हैं, उसका वेट देखते हैं पहले, आपका वेट कितना है, 50 किलो है, चलो आप इस साइड में आ जाओ, आप 70 kg वाले हैं, आप इस साइड में चले जाओ, आपको कार्बोहाइड्रेट्स का ये आहार मिलेगा, आपको प्रोटीन्स वाला ये आहार मिलेगा, आपको ये लेस कैलोरीज वाला आहार मिलेगा। ऐसा हम करते हैं क्या? ऐसा कभी नहीं करते। ये भारतीय आरोग्य नहीं है, ये भारतीय आहार शास्त्र नहीं है। इसीलिए भारत में जो आहार जो परोसा जाता है वो कैसा है? ये मधुर रस यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, और परोस कर और खाओ और खाओ और ज्यादा खाओ, ऐसा कहते हैं। और न कि ये लिमिटेड खाओ, ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। और ये प्रोटीन्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स जिस चीज में है वो चीज का मापन वो कैसे करते हैं, वो भी एक अलग कहानी है। समझो चावल में कितने कार्बोहाइड्रेट्स है ये मुझे जांचने हैं, या कैलोरीज कितने हैं ये मुझे जांच करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, आज के जमाने में जो हैदराबाद में ऑल इंडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें क्या किया जाता है, एक डिब्बा, खाली डिब्बा लेते हैं, उसमें चावल, मुट्ठी भर चावल, 100 ग्राम चावल, 1 किलो चावल डाल देते हैं और उसको जला देते हैं। वो हीट उसमें पैदा कर देते हैं, वो चावल को पूरी तरह से जला देते हैं, उसका कोयला बना देते हैं, और उसके बाद में
ऊपर से आने वाला धुआं और नीचे जमा हुई जो रक्षा विभूति जो है उसका एनालिसिस करते हैं और उसमें वो ढूंढते हैं कि इसमें कैलोरीज कितनी जल गई है और उसमें ऑयल कितना बचा हुआ है और नीचे क्या रह गया है, और उससे ध्यान में रखकर चावल में क्या क्या मिलेगा आपको खाने के बाद वो तय करते हैं। कितनी गलत सोच है। इसका मतलब दूसरे तरीके से ऐसा बताया जाए, एक बेवारस प्रेत है जिसका नाम भी मुझे मालूम नहीं है, उस प्रेत को जलाने के बाद उसकी ऐश जो रहेगी उसका एनालिसिस करके उसका मैं गोत्र ढूंढ लूंगा, उसका मैं नाम ढूंढ लूंगा। ऐसा हो गया ना। अरे जो जिंदा है उसको एक बार पूछो ना आपका नाम क्या है, उसको जलाने की जरूरत क्या है। पर हमारे यहाँ चावल की इतनी जातियां है। चावल हम भूनते हैं, चावल हम तलते हैं, चावल को हम डीप फ्राई करते हैं, चावल को उबालते हैं, चावल को भिगो के रख के हम चावल दूसरा राइस बनाते हैं। इतने सारे संस्कार हम करते हैं, ये सिर्फ भारत में है। ये संस्कार की आदत हमारे पुरखों ने हमें डाल दी है। जैसा खाना खेती में तैयार होता है वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, उसके लिए उसके ऊपर संस्कार करने पड़ते हैं और ये संस्कार करके ही संस्कारित खाना ही हमें खाना है, न कि वैसा के वैसा जो स्प्राउटेड या सैलेड्स जो खा रहे हैं कच्चा चबा के खा जाऊंगा। ऐसा कब कहा जाता है? मेरे मन में यदि क्रोध आ गया है ना तो ही मैं कहता हूं कि मैं कच्चा चबा के खा जाऊंगा। इसका मतलब है कच्चा चबाना अच्छी आदत नहीं है। जो आदत अच्छी है वो सब उबाल कर खाना हुआ, पका हुआ खाना, संस्कारित अन्न खाना है। ये भारतीय परंपरा है। इसलिए अष्टांग सूत्र स्थान में यह सूत्र कहा गया है, दुष्य देशम बलम कालम अनलम प्रकृतिम वयः सत्वम सात्म्यम तथा आहारम अवस्थाश्च पृथग्विदः। यह आहार बहुत बड़ा मायना रखती है। अवस्था अवस्था में, प्रकृति में आहार कैसा होना चाहिए, ऋतु में आहार कैसा होना चाहिए, यदि दुष्य ऐसे है तो आहार कैसा होना चाहिए, देश कैसे है उसका आहार कैसा होना चाहिए, बल कौन सा है उसका आहार कैसा होना चाहिए, काल कौन सा चल रहा है उसमें आहार कौन सा होना चाहिए, भूख कौन सी है आहार कौन सा होना चाहिए, वह कौन सा है उसका आहार कौन सा होना चाहिए, मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरे मन को क्या भाता है, उसकी सत्व उसमें आहार का परिणमन अलग तरीके से होता है और मैं क्या हजम कर सकता हूं ये साथ में है। ये पृथक पृथक कहा गया है। ये युक्ति चिकित्सा है, ये फॉर्मेट में नहीं है। ये आपका बॉडी एनालिसिस इतना ही होना चाहिए 80-120 और 80-120 कहाँ बचा हुआ है अभी। जब मैंने 25 साल पहले शिक्षा प्राप्त कर ली तब मुझे पैथोलॉजिकल एनालिसिस में शुगर लेवल 80-120 फास्टिंग शुगर ऐसी कही गई थी, 120 to 180 ये पीपी शुगर कही गई थी और अबाउट 200 ये रैंडम ब्लड शुगर कही गई थी। अभी देखो, अभी जसलोक का रिपोर्ट नॉर्मल जो है वैल्यूज वो नॉर्मल नहीं है, वो गलत शब्द ही सरासर गलत है, वो मीन वैल्यू है। उनका रिपोर्ट जो है ना वो 60/100 है। फास्टिंग ब्लड शुगर जसलोक में अभी 60/100 कर रहे हैं वो। ये क्यों हो रहा है? ये सब उनके नॉर्मल जो पैरामीटर्स है वही वो बदल रहे हैं। आयुर्वेद में कौन सा भी पैरामीटर अभी तक नहीं बदला है, हजारों वर्ष हुए, यही आयुर्वेद का बलस्थान है। व्यायाम किया, खाना बहुत खाना चाहिए और व्यायाम भी करना चाहिए। मेहनत किए बिना मेह नत नहीं होता, मेह नहीं प्रमेह नत यानी नष्ट नहीं होता। मेहनत तो होनी चाहिए। सिर्फ खाना खा के मेरा प्रमेह ठीक नहीं होने वाला। सिर्फ एक कैप्सूल लेके, सिर्फ 2 चम्मच दवा लेके मेरा प्रमेह नॉर्मल नहीं होने वाला है। उसके लिए जरूरत है कि आपको अच्छी तरह से व्यायाम भी उतना ही होना चाहिए। सुबह सुबह चलने के लिए व्यायाम बोलते हैं। ये व्यायाम कैसे हो सकता है? ये व्यायाम ही नहीं, ये सिर्फ मूर्खपना है। सुबह सुबह चलना ये पतंजलि मुनि ने कहीं भी नहीं किया है। अभी रामदेव बाबा ने इतनी बरस से भारत में जो योग है वो पूरे विश्व को पहुंचा दिया। परम पूज्य रामदेव बाबा ने एक बार भी सुबह सुबह उठकर चलना चाहिए, इससे आपकी शुगर नॉर्मल होती है, ऐसा वाक्य नहीं कहा। ऐसा क्यों नहीं कहा? क्योंकि हमारे भारतीय शास्त्र, हमारी भारतीय धारणा में चलना ये व्यायाम ही नहीं है, कुछ और है। देखेंगे, लोटांगन ये उत्तम व्यायाम है, प्रदक्षिणा ये उत्तम व्यायाम है। लोटांगन यानी क्या? जमीन पे लेटकर सीधा लेटना है, हाथ ऊपर या हाथ पेट के नीचे लेकर जमीन के ऊपर यहां से वहां और वहां से यहां, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, ऐसा गोल 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 घूमते जाना है।
भगवान के सामने हम जैसे लेटते हैं और उसको जैसा वंदन करते हैं उसको बोलते हैं लोटांगन। और प्रदक्षिणा भगवान के मूर्ति के सामने जो डाला जाता है वो है लोटांगन, और खुद में अंदर में जो भगवान बैठा हुआ है जिसको आत्माराम बोलते हैं उसको ये प्रदक्षिणा से वंदन करना चाहिए, यानी गोल घूमने से परिक्रमा करनी चाहिए। ये दो व्यायाम हो सकते हैं, लेकिन चलना और घूमना सुबह सुबह में बिल्कुल अच्छी आदत नहीं है। प्रमेय के पूर्व रूप में भी आहार का जिक्र किया है, जैसे दंतादीना मलाढ्यत्वम प्रागरूपम पाणिपादयो दाहत चिकन्नता देह क्षुत्रुट स्वादु अस्यम च जायते। ये जो क्षुत्रुट स्वादु अस्यम च जायते ये आहार में से निकलता है। मेरे मुंह में कैसा पानी आ रहा है, वो यदि मीठा पानी है तो आपको प्रमेय हो सकता है। ये अलग चीज है, अलग विषय है, अलग सब्जेक्ट है। मैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करने वाला, आगे जाता हूं। मुझे आहार पे कंसंट्रेट करना है। प्रमेय न होने के लिए जो आहार है उसके लिए एक सूत्र बताया है, आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम्योदक अनुपरसा पयांसी नवान्न पानम गुण वैकृतम च प्रमेय हेतु कफकृच्च सर्वम। कफ बढ़ाने वाली जो चीज है वो प्रमेय को बढ़ाती है, वो प्रमेय का हेतु होते हैं। आशा सुखम छोड़ दो, ये विहार में है। स्वप्न विहार में है। सुखम विहार में है। दधी ये आहार में हो गया। दधी यानी दही। दही और दही से बनने वाली जो आगे की व्यंजन है वो सब प्रमेय को बढ़ाने वाली है। यदि दधी आपने दुष्य देशम बलम कालम इसका ख्याल न रखते हुए मेरी प्रकृति क्या है, दिन कौन सा है, शाम हो गई कि नहीं, और दही का जिक्र यदि मैंने नहीं किया तो मुझे आगे जाके दही से प्रमेय होने वाला है। ग्राम्योदक ये भी आहार का ही हिस्सा है, ये आगे जाके देखेंगे। अनुप्रस ये भी आहार का हिस्सा है। पयांसी, पय यानी दूध और पय यानी पानी, दोनों यदि ज्यादा मात्रा में लिया, यदि दुष्यदेशम बलम का ख्याल न करते हुए लिया तो पयांसी भी आपको डायबिटीज करने वाला है। नवान्न पानम ये भी आहार में ही आता है। ये भी आहार में ही आता है। और कफकृच्च आहार जो है वो प्रमेय को बढ़ाता है। यानी प्रमेय न होने के लिए चरकाचार्य ने जो सूत्र बताया है उसमें सिर्फ दो चीज, आस्या सुखम स्वप्न सुखम, ये विहार में आती है। बाकी पूरा का पूरा श्लोक आहार पे फोकस करता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यदि मुझे डायबिटीज होना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे अंदर से लग रहा है, तो मुझे आहार पे ध्यान देना चाहिए। पहला है आसन, आस्या सुख, और इसको मैं छोड़ देता हूं बाद में। इसको भी मैं दधी नहीं, दही और दही की विकृति जो है दधी, ये आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि कभी शाम के बाद नहीं खाना है। शाम के बाद जो हम चीज खाते हैं उसमें क्लेद ज्यादा बढ़ता है, वो अभिसंधि आहार कहा गया है। और अभिसंधि यदि पेट में बढ़ गया तो आम विकृति हो जाती है, और जहां जहां आम ज्यादा होता है वहां वहां कफ ज्यादा बढ़ने लगता है, और कफ आगे जाके यदि मूत्र स्रोत में अटक गया तो उसमें क्लेद पैदा हो जाता है, और प्रमेय की संप्राप्ति कही गई है। संप्राप्ति पर ध्यान देना चाहिए। यह आयुर्वेद का और एक बलस्थान है कि रोग हेतु सेवन से लेकर स्थान और पूर्व रूप अवस्था में जब तक आता है तो वो कैसा उसका नेचर है वो देखने की चीज बहुत ज्यादा मायना रखती है। तो दधीनी जो है, दही और उसकी विकृतियां संभाल कर खानी चाहिए। जिसको आदत है मैं 40 बरस से दही खा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, अच्छा है, वो यदि साथ में हो गया है तो कुछ वादा नहीं है। लेकिन अभी आपको पूर्व रूप में यदि एक भी लक्षण देखने लगा, कौन सा, दंतादीना मलाढ्यत्वम प्रागरूपम पाणिपादेयो, यदि इसमें से एक भी लक्षण यदि दिखाई दिया तो आपको ये दधी चेक करना है। मैं दधी खाता हूँ क्या, मुझे वो हजम हो सकता है क्या, मैं हजम करता हूँ क्या, या उसके साइड इफेक्ट्स कुछ मुझ पर दिख रहे हैं, उसके साइन सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो उसको मैं नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मुझे दही को परिवर्तित करके खाना चाहिए। उसमें जो पानी रहेगा जिसको हम मस्तु बोलते हैं उसको अलग करके जो बिना मस्तु वाला दही है उसको मैं खा सकता हूँ। उसमें मैं और काली मिर्च का पाउडर या हल्दी का पाउडर या कपूर का पाउडर या और कुछ चीजें ऐसी डालूंगा जो दही में से क्लेद को हटा देगी, और मैं यदि वो दही खा गया तो मुझे वो क्लेद नहीं पैदा करेगा। इसलिए दही खाने के लिए मना नहीं किया है, लेकिन ध्यान रखना है। ग्राम्योदक, ग्राम्योदक इसमें दो शब्द आते हैं, ग्राम्य और उदक। ग्राम्य यानी असंस्कारित पानी, जैसा मिलता है गांव में पानी वैसा का वैसा पीना, यानी न उबाल कर, न उसमें कुछ डाला हुआ, न जो मिट्टी का घड़ा है वो धोया ही नहीं है, वैसे के वैसा रखा है, बासी पानी है इसमें,
और ग्राम्य आहार भी ज्यादा लेना है और उदक भी ज्यादा लेना है, ये प्रमेय होता है। अतिरिक्त पानी, असंस्कारित पानी और अतिरिक्त पानी। चरक रसायन अध्याय में ग्राम्य आहार के दोष बताए गए हैं। सर्व शरीर दोषा, ग्राम्य आहार से क्या क्या होता है ये चरक रसायन में हमें जब ढूंढेंगे तब मिलता है। दिवा स्वप्न स्त्री मध्य नित्यानाम, ग्राम्य आहार से इसमें दोष पैदा होता है। भय क्रोध शोक लोभ मोह आयास बहुला नाम अतो निमित्तम ही शिथिली भवंती मांसानी, शिथिली भवंती मांसानी, ये क्लेद पैदा होने की शुरुआत है। विमुच्यते संदयाया, ये प्रमेय की शुरुआत है। विदह्यते रक्तम, पित्तज प्रमेय की शुरुआत है। विषंदते च न अल्पम मेदाह न संधीयते अस्थिषु मज्जा शुक्रम न प्रवर्तते, ये सब संप्राप्ति जो है वो संप्राप्ति ग्राम्य आहार से जुड़ी हुई है। इसीलिए हमें ये आहार पर रोगाणाम अधिष्ठानो भूतो न सर्व आयु अवाप्नोति, यदि मुझे ठीक तरह से मुझे कुछ भी रोग नहीं होना चाहिए तो शरीर और मानस ये बुद्धि दोनों का ध्यान रखना चाहिए। चिकित्सा स्वरूप यदि ग्राम्य उद्योग का इस्तेमाल करना चाहिए तो मैं मेरे चिकित्सा अनुभव में आपको बताता हूँ कि जो पानी आप पी रहे हैं, कि जो पानी आज पेशेंट पी रहा है, उस पानी को पानी जैसा नहीं होना चाहिए। यदि मुझे दंतादीना मलाड्यवत्वम पूर्व रूप का एक भी लक्षण दिखाई दिया तो मेरे आहार में जो पानी जा रहा है वो पानी चिकित्सा स्वरूप जाने के लिए उसमें एक कोई भी मसाले की चीज डालो, कोई भी एक फूल डालो, कोई भी एक पत्ता डालो, कोई भी एक बीज डालो, कोई भी वनस्पति की छाल डालो, उसका हिम तैयार करो या फांट तैयार करो और उसको पी जाओ। इससे पानी नहीं रहेगा, वो पत्ते का पानी होगा, वो मसाले का पानी होगा, वो छाल का पानी होगा, वो बीज का पानी होगा। जैसे मैं दूसरी तरीके से आपको वो डायरेक्ट फॉर्मूला ही दे देता हूँ। जैसे सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि है, सोमवार को क्या करना चाहिए, मेथी बीज पानी में डालना चाहिए, मंगल को हल्दी डालना चाहिए, बुधवार को एला डालना चाहिए, गुरुवार को लौंग डालनी चाहिए, शुक्रवार को तमाल। ये मैंने लिखा है, उसका उस वार से या उस द्रव्य से कोई लेना देना नहीं है। ये जो चीज मैंने नीचे दिखाई है, मेथी हल्दी एला लौंग तमाल हिंग लहसुन, ये सब क्लेद को हटाने वाली है, कफ को कम करने वाली है, संप्राप्ति को भंग करने वाली है। और मेरे पानी में से यदि मैं ये द्रव्य ले लूं तो मेरी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, ऐसा आयुष विभाग भी कहता है। चलो मसाला छोड़ दो, फूल पे आ जाएंगे। इस महीने में पहला जो वीक है उसमें मसाले का इस्तेमाल किया, दूसरा वीक है मैं फूल का इस्तेमाल करूंगा। जो पानी में पी रहा हूं उस पानी में सोमवार को गेंदा का फूल डालेंगे, दूसरे दिन सदाफुली का, तीसरे दिन जपा तरुणी यानी गुलाब का, मोगरा जाई जुई चंपक, जो भी चीज आपको फूल स्वरूप मिलेगी वो डाल के वो पानी पियो। पत्ता है, हरियाली है, बिल्व है और जो सारी चीजें है, तुलसी है, आम है, वो पत्ता पानी में डालो और पी जाओ। अनुप्रसह दूसरा शब्द जो आता है मांसरस का इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में मांसरस दो तरह का होता है, ग्राम्य रस और अनुपरस। ये दोनों चीज अलग अलग है। जो आनुप है वो मांसरस कहा गया है, लेकिन पोल्ट्री फूड में जो आता है, जैसे मुर्गियों का जो क्या बोलते हैं, मुर्गी और जहाँ रखते हैं वो पोल्ट्री जो है, वो पोल्ट्री में बढ़िया ज्यादा खाना, वो मुर्गी ज्यादा से ज्यादा खाए, ज्यादा देर तक खाए, कुछ भी व्यायाम न करे, ऐसी मुर्गियां जो पोल्ट्री में रहती है वो 100 में से 15 मुर्गियां ऐसे ही मर जाती है। उनका वेट इतना बढ़ जाता है। मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया। 45 डेज का वो जो बच्चा रहता है, चिकन रहता है, उसका वेट जो रहता है वो 2.5 से या 3 किलो तक जाता है। और जो खाना, जो मुर्गियां 7 बजे सूर्यास्त के बाद नहीं खाना खाती और घर में आके ऐसे सो जाती है, उनको पता चलता है कि दिन कब, सूर्यास्त कब हो गया है, और वो खाना छोड़ देती है। आगे के 12 घंटे वो एक भी मुर्गी सामने वाली थाली में पड़ा हुआ एक चावल का दाना भी नहीं खाती। उसका वजन कितना है? उसका वजन सिर्फ 1 kg या 1.5 kg, 1.5 kg तक ही उसका वजन सीमित रहता है। यानी रात का खाना खाता है जो मुर्गियां है, जो रात में खाना खाती है,
उनको डिसीज हो जाते हैं, उनको हार्ट अटैक आता है और 100 में से 15 मुर्गियां ऐसे ही मर जाती है। इसलिए पोल्ट्री फूड पे ध्यान ज्यादा देना चाहिए। ज्यादा फैट वाला मांस जो है वो यदि खाना खाना आपके खाने में आ गया तो आपको डायबिटीज होने ही वाला है, ये आयुर्वेद में लिखा है। लेकिन जंगल में जो घूमने वाले पशु पक्षी जंगल मांस है, उसमें मांस अपने आप कम हो जाता है क्योंकि वो घूमते हैं। तो पहले उनके पीछे आप दौड़ो, और यदि वन विभाग ने आपको परमिशन दी तो उसकी शिकार करो और बाद में उसका मांस खाओ। यदि पहले आप में बड़ा हुआ मांस जो है वो कम करो और बाद में दूसरा मांस खाओ, और वो भी सुसंस्कारी औषधि गुणों से भरपूर, ऐसा मांस होना चाहिए। ये ज्यादा फैट वाला मांस जो है इसको अनुपरस ऐसा कहा गया है। पयांसी, पय यानी दुग्ध और पय यानी पानी भी, और ये व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए ये अनेक वचन है। पयांसी यानी किसी भी प्राणी का दूध जो है, किसी भी प्राणी का, चाहे गाय का हो, चाहे भैंस का हो, चाहे ऊंट का हो, चाहे बकरी का हो, भेड़ का हो, जो भी है, अलग अलग तरह से अष्टवर्ग हमें दुग्ध वर्ग कहा गया है। 8 जातियों का दूध हमने सीखा है ग्रंथों में। तो ये सब जाति के दूध जो है वो सब प्रमेय को बढ़ाती है। ऐसा क्यों? दूध ये पूरी तरह से नाशीवंत पदार्थ है, उसमें यदि कुछ दूसरी चीज यदि हमने मिला दी तो पूरी तरह से विरुद्धांगी बन जाती है और वो दूध सब फट जाता है। और फटा हुआ दूध हजम होने के लिए ज्यादा हमें अग्नि का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसीलिए जो दूध एकदम आज का आज है और सिर्फ दूध पीते हैं तो एक बार चलेगा, और वो साथ में है तो ही। बाकी दूध आपको निषिद्ध कहा गया है। गाय का दूध अच्छा कहा गया है, लेकिन वो औषधि की तरफ से है। आहार में दूध का इस्तेमाल करने के लिए मैंने तो कभी कहीं नहीं पढ़ा है। यदि साथ में दुष्देशम बलम कालम ये सूत्र ध्यान में रखते हुए दूध का इस्तेमाल कैसा करना है, ये हमारे बुद्धि के और युक्ति के ऊपर डिपेंड रहता है। पानी भी वैसा ही है। पानी या नल का हो, चाहे तालाब का हो, चाहे समुद्र से तैयार किया हुआ मीठा पानी हो, चाहे झरने का हो, कौन सा भी पानी हो, जो पानी है वो आपका क्लेद बढ़ाने वाला ही है। पानी वैसे वात को भी बढ़ाता है, वो पित्त की बढ़ाता है और कफ को भी बढ़ाता है। पानी का विपाक जो है वो अम्ल है, इसलिए वो पित्त भी बढ़ाएगा। इसीलिए पानी पर ज्यादा फोकस किया है ग्रंथकारों ने, और अभी के सभी डॉक्टर पानी ज्यादा पियो, 2 लीटर 5 लीटर बाल्टी भर भी पानी पीने के लिए कहते हैं, और पेशेंट पी जाते हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये आगे जाके किडनियों को ठेस पहुंचाने वाला है। इसलिए पानी के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। बासी दूध कभी भी नहीं पीना चाहिए। और दूध रखने के लिए हमने फ्रीज का इस्तेमाल चालू किया, जो अभी का अभी खत्म होना चाहिए, उसको मैंने ठंडा करके पाश्चराइज करके बासी बना करके मैं उसको पी रहा हूं। वो कितना क्लेद बढ़ाएगा, कभी सोचा है? थोड़ा तो सोचो। जब ग्रंथकारों ने ग्रंथ लिखे थे, वाग्भट जी ने, चरकाचार्य ने, उनके यहाँ फ्रीज नहीं था, लेकिन उन्होंने एक सूत्र कह दिया था। उनको मालूम था कि आगे जाके फ्रीज का इन्वेंशन होने वाला है। उन्हें पानी के बारे में क्या कहा है? पानी के बारे में उन्होंने ऐसा कहा है कि ऐसा पानी नहीं पीना चाहिए जिसके ऊपर सूरज, चंद्रमा और हवा का झोंका नहीं पड़े। सूत्र है, वाग्भट ने यह सूत्र और अच्छी तरह से कह दिया है। हम आगे जाके वो सूत्र देखेंगे। यानी बासी दूध और बासी कब बनता है? जब सूरज अस्त हो जाता है, उसके बाद जो यानी रात में जो बचा हुआ है वो बासी खाना है। सुबह तैयार किया, शाम तक बासी नहीं होता, क्योंकि सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है। रात में जो बनाते हैं उसके ऊपर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, इसीलिए वो बासी कहता है, और इसीलिए वो अभिषंड को बढ़ाता है। इसीलिए रात का बचा हुआ सुबह नहीं खाना चाहिए, वो चाहे वो पानी हो, चाहे दूध हो, चाहे और दूसरी कौन सी भी जो फर्मेंट होने वाली चीज है, वो रात में रखकर सुबह खाती है, वो क्लेद को बढ़ाती है। इसलिए बासी दूध कभी नहीं। फ्रिज में रखा हुआ दूध, फ्रिज में रखा हुआ दही, कौन सी भी जो फ्रिज में न पिबेत सूर्येंदु पवनम अदृष्टम, ऐसा कहा गया है। न पिबेत यानी ऐसा नहीं पीना चाहिए। सूर्येंदु पवनम अदृष्टम, जो सूरज ने नहीं देखा, वो चंद्रमा ने नहीं देखा, जो वात ने नहीं देखा, उसको नहीं। वो फ्रिज का जो अंदर का क्लाइमेट है वो ऐसा ही है।
सूर्येन्दु पवनम अदृष्टम। हाँ, इसीलिए मैं बोलता हूं कि चरकाचार्य ये वाग्भट जी, उनको दूरदृष्टि थी। उन्होंने एक ही सीक्वेंस में, एक ही लाइन में कहा दिया है कि बासी नहीं और फ्रीज का नहीं, जो आप आगे जाके खाने वाले थे। नवान्न पान, यह और एक मुद्दा है, यानी नवीन अन्न आज इस बरस में तैयार हुआ, इसी बरस में खाना। अभी वर्षा ऋतु में जो चावल तैयार हुआ है उसको आगे जाके हेमंत ऋतु में यदि मैंने खाना चालू किया तो आपको डायबिटीज होने वाला है। एक बार खाने से डायबिटीज नहीं होगा, बार बार, या आपको ऐसी आदत है तो आपको डायबिटीज का सामना करना ही पड़ेगा, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। पुराना धान लघु होता है, यानी 2 बरस पहले, 1 बरस पहले वाला जो धान है वो इस्तेमाल करो, वो लघु होता है, उसमें पानी कम हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ टोकरी में चावल का अक्खा दाना जो है वो रखा जाता है। उस टोकरी में यदि मैंने उसको सील किया और आगे जाके नेक्स्ट बरस, अभी आज तारीख है 4 फरवरी 20 से 21, 22 में यदि उसको खोलकर मैंने देखा तो ऊपर वाला 1/4 हिस्सा कम हो जाता है, वो खाली बैठ जाता है, वो पूरा धान बैठ जाता है, उसमें से पानी चला जाता है। पानी कहाँ चला जाता है? पानी सूरज सोख लेता है और वो टिकाऊ बनते हैं। 1 बरस, 2 बरस, 3 बरस भी वो धान टिकता है। आगे जाके देखेंगे गुड़ विकृति और गुड़ से बने हुए पदार्थ जो है वो सब, यानी शक्कर में भी इसमें आता है। गुड़ विकृतम च, ऐसा जब शास्त्रकार कहते हैं तो गुड़ और गुड़ से बने हुए सब पदार्थ प्रमेय का हेतु है। साखर और खड़ी साखर, गुड़, चाहे वो काला हो, चाहे लाल हो, चाहे पीला हो, चाहे सफेद हो। लाल अच्छा है, काला बहुत अच्छा है, लेकिन पीला सफेद तो एकदम बिल्कुल खराब है। उसको खाने में कितने, तो जब हम आहार पकाते हैं उसी समय खाना चाहिए। जो कफ प्रकृति वाले हैं उन्होंने यदि खड़ी साखर, गुड़ और ये काकवी का इस्तेमाल किया तो उनमें कफ बढ़ने वाला है, मेदो रोग बढ़ने वाला है। उनको व्यायाम ज्यादा करके ये खाना चाहिए। अभी एक वीडियो, वो संग्राम पाटिल से, एक परदेश में रहने वाला एक सरफिरू भारतीय डॉक्टर है, और वो बताता है कि जलेबी कभी खानी ही नहीं है। अरे खानी ही नहीं है तो तैयार ही की क्यों? जो भी व्यंजन हमारे भारतीय शास्त्र में कहे गए वो सब खाने के लिए है, और जो हम पैसा मिलाते हैं वो सुबह से लेकर दिन भर जो मगजमारी करते हैं वो क्यों कर रहे हैं? वो सिर्फ खाने के लिए और अच्छा खाने के लिए। और ये सब मीठी चीज है, वो यदि मैंने बंद की तो मेरे मन में ऐसी एक दुष्ट भावना पैदा होती है कि मैं यार पैसे कमाता हूँ लेकिन मुझे खाने के लिए डॉक्टर देता ही नहीं। मत्सर भाव जागृत हो जाता है, द्वेष भावना पैदा हो जाती है, और मेरा मानस जो है वो मानस रूप से मैं डिप्रेस हो जाता हूँ, और वो साइकोसोमैटिक डिसीज जैसे थायराइड है, जैसे पीसीओडी है, जैसे डायबिटीज है, वो जन्म लेती है। इसलिए खाने में परहेज रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ग्रंथकारों ने लिखा है मधुर रस से क्या क्या होता है, तीखे रस से क्या क्या होता है, खट्टे रस से क्या क्या होता है, उस पर ध्यान रखो, और दुष्ट देश बलम कालम, इस पर ध्यान रखो, और आपके हित में क्या है वो खाना आप खाओ। उसके लिए संस्कार और ज्यादा करो, उसमें और मसाले थोड़े डालो। जब मीठा खाते हैं तो व्यायाम ज्यादा करो, जब मीठा खाते हैं तो खट्टा ज्यादा खाओ, जब मीठा खाते हैं तो तीखा ज्यादा खाओ। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन बहुत अलग मायना रखती है डायबिटीज न होने के लिए। सिर्फ डायबिटीज नहीं, कफज व्याधि, सभी कफज व्याधियों के लिए यही लेक्चर बहुत अच्छा काम करेगा। कफकृच्छ सर्वम, इसीलिए जो मधुमेह न होने की इच्छा रखता है, कफकृच्छ सर्वम जो है वो सब चीज हमें बंद करनी है। पानी में काम करना, पानी कफ को बढ़ाता है, पानी में काम करना कफ को बढ़ाएगा। पानी में काम करना, हमारी सब गृहिणी जो है वो सब सिर्फ पानी में ही काम करती है, लेकिन उनको परहेज में कैसा करना है? पानी में तो काम करना ही है, लेकिन मैंने एक बार पानी में हाथ डुबो लिया, जैसे सब्जी कटवाने के लिए, मैंने सब्जी धोने के लिए, और उसी पानी लगे हुए हाथ से मैंने काटना चालू किया, तो मेरा ऊपर जो पानी है वो मेरे अंदर स्किन में सोख जाएगा, वो पानी ज्यादा जाएगा शरीर में। इसीलिए एक काम खत्म होने के बाद बीच में इस टॉवेल का इस्तेमाल करो, पूरी तरह से हाथ को अच्छी तरह से पोंछो, और बाद में दूसरा काम निपटाना चालू करो। ये एक परहेज हम कर सकते हैं पानी में काम जितना हो सके उतना कम करने के लिए। जैसे फिश है, क्रैब्स है,
कछुए है, बदक है या जलचर जो प्राणी है, उनको यदि मैंने ज्यादा खाना चालू किया तो ये कफकृच्छ सर्वम हो जाता है। कफकृच्छ सर्वम की इसकी व्याप्ति बहुत बड़ी है, इसीलिए उसमें जो कफ बढ़ाने वाली चीज है, इसमें सब मीठी चीजें भी आएंगी, पानी आएगा, ये जलचर मांस भी आ जाएगा। मोरट जैसे पदार्थ, जिसको मराठी में खरवस बोलते हैं, जैसे गाय का बछड़े ने जन्म लिया उसके बाद का 4-5 दिन वाला जो दूध रहता है वो अभिसंधि रहता है, उसमें शक्कर डाल के उसको स्विन्नम करके मोरट यानी खरवस बनाते हैं, वो भी डायबिटीज होने के लिए मायना रखता है। खाना नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो श्लोक याद करो, दुष्य देशम बलम कालम, मेरा अग्नि कैसा है, अच्छा है, खाओ, कुछ वादा नहीं है, लेकिन मेरा अग्नि अच्छा नहीं है, भूख लगी नहीं है, और मोरट जैसा पदार्थ मधुर विपाकी, मधुर रस वाला बहुत सारा और यदि खाना चालू किया तो उससे प्रमेह क्लेद निर्माण होने वाला है, और यदि क्लेद बढ़ गया तो आगे जाके आपको प्रमेह होने वाला है। मधुमेह और पानी और क्लेद, इसका गहरा संबंध है। जैसा मधुमेह में पानी ज्यादा होने से ग्रंथकारों ने लिखा है कि प्रमेह बढ़ता है, वैसा पानी में क्लेद यदि हमें कम करना है तो क्लेद में से पानी निकाल देना है। जैसा जहां जहां माटी और पानी आता है वहां कीचड़ पैदा हो जाता है, कीचड़ यानी क्लेद। समझ में आने के लिए मैं बोलता हूं, यदि मेरे ऊपर मैंने सूखी मिट्टी डाल दी, हाथ में मेरी सूखी मिट्टी लग गई है, तो मैं उसको ऐसा पोंछ कर भी उसकी सूखी मिट्टी जो ऊपर वाली है वो निकल जाती है। मेरा हाथ पानी में गया तो मैं पानी में गया हुआ हाथ मैंने यदि पोंछ लिया तो ऊपर वाला पानी भी निकल जाता है। लेकिन गीली मिट्टी जिसमें पानी मिलाया हुआ है, ऐसी मिट्टी यदि मेरे हाथ को लगी तो सिर्फ पोंछने से या सिर्फ डुबोने से वो अच्छा नहीं होता। वो जो कीचड़ है वो ज्यादा गड़बड़ पैदा कर देता है। शरीर में ऐसा ही कीचड़ है, उसको हम आम बोलते हैं, और उसका विकृत रूप जो है उसको क्लेद बोलते हैं, और वो किडनी में जाके, वृक्क में जाके बाहर निकलता है, और वो यदि अटक गया तो समझो आपका क्रिएटिनिन बढ़ने वाला है। ये सब पैरामीटर्स जो है वो उन्होंने ढूंढ निकाले है, संप्राप्ति हमें ढूंढनी है, और वो नॉर्मल करने के लिए क्या करना चाहिए, पानी का इस्तेमाल कम करना चाहिए, जितना हो सके उतना पानी कम पिया, दूध का इस्तेमाल कम किया। और एक चीज बताता हूं, वो आगे आने वाली है। जैसे मेरा घर है, मेरे घर के बाजू में बहुत सारा पानी बारिश के मौसम में जमा हुआ है। ये जो पानी बाहर जमा हुआ है उसका असर क्या होने वाला है, मेरे घर में जमीन से नीचे ये पानी आएगा और अंदर वो पानी मुझे मेरे जमीन के ऊपर, अंदर की जमीन के ऊपर जमा हुआ देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? जो अंदर पानी है वो उसके ही बाहर पानी है वो अंदर खींच लेता है। वो खींचने की जो प्रोसेस है ये कोष्ठ शाखा संबंध है, इसको ध्यान में रखो। आगे जाके देखेंगे, यदि ये पानी मुझे बाहर से हटवाना है, अंदर में जो ओलावा जो है, क्लेदत्व जो है, वो यदि मुझे बाहर खींचना है तो मुझे क्या करना है, ये पहले जो बाहर का पानी है उसको निकाल देना है। और जो बाहर का पानी है उसको निकालने के लिए मैं जमीन में एक गड्ढा तैयार करूंगा। जो गड्ढा इतना नीचे है कि जो अंदर की जो जमीन है उसके यदि ये गड्ढा नीचे चला गया तो अपने आप शब्द ध्यान में रखो, अपने आप बाहर का जो पानी है, बाहर का जो कीचड़ है, उसमें जो पानी जमा हुआ है वो पानी अपने आप अंदर खींचा चला जाता है। इसको बोलते हैं सोक पिट, सोकिंग की एक्शन होती है। और बाहर का जमा हुआ पानी ये अंदर के सोक पिट में आके जमा होता है। जैसे इसको सोकपिट का रूप हम देते हैं, ऐसा ही सोकपिट हमारे पेट में है। जैसे ऐसा खाली जगह यानी गड्ढा पेट में होनी चाहिए। जो पेट है हमारा वो यदि मेरे खाने से ही भरा हुआ है, मेरी पानी से ही भरा हुआ है, मेरी आम से ही भरा हुआ है, तो बाजू की शाखाओं में जो क्लेद है वो अंदर नहीं आ सकता। इसीलिए पेट को हमेशा खाली रखना है। सुबह का पेट इतना भरो, दोपहर का पेट इतना भरो, और शाम का पेट इतना भरो, रात को खाली होना चाहिए। और यदि रात को पेट खाली हो गया तो शाखागत जो जल महाभूत है वो अंदर कोष्ठगत हो सकता है, और यदि दोष कोष्ठगत हो गए तो उसको बाहर निकालना सिंपल है और इजी है। शरीर तय करेगा कि इस दोष को कहां से बाहर निकालूं, मैं आंख में से निकालूं या नाक में से निकालूं या स्किन में से निकालूं या पेशाब में से या और कहीं से। शरीर तय करेगा। शरीर यानी कौन? आत्मा, मन और इंद्रिय।
इसको ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए डायबिटीज में हमेशा सिर्फ शरीर का इस्तेमाल या शरीर का ख्याल नहीं करना है, उसमें अंदर जो आत्मा है, जो डिसीजन लेता है, जो काम उससे करवाता है, वो मन है। और मन आज्ञा देता है इंद्रियों को, जो 5 कर्मेंद्रिय है और 5 ज्ञानेंद्रिय है। चिकित्सा में, डेली ओपीडी में इसका इस्तेमाल और इसका ख्याल ध्यान में रखना ही चाहिए, तो ही आपको प्रमेय ट्रीट करने के लिए मिलेगा, नहीं तो नहीं। नहीं तो आप सिर्फ दवाई खाते रहेंगे और आहार में ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ऐसा ही कहने वाले हैं। यदि हमारा खाना ठीक तरह से हो तो बाहर से दवा की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें सारी विटामिन से, विटामिन ए से लेकर विटामिन जेड तक है। लेकिन अब जो विटामिन का जंजल चल रहा है वो सिर्फ विटामिन एम से है। एम यानी मनी, विटामिन मनी पाने के लिए ये विटामिन के ऊपर ध्यान दिया है। मेरे शरीर को मालूम नहीं है विटामिन ए कहाँ तैयार होता है, विटामिन बी कहाँ तैयार होता है, विटामिन B12 का, ये अभ्यास के लिए तैयार किया है। और आज पेशेंट के दिमाग में ऐसा बढ़ गया है कि मैं कौन सा पदार्थ खाऊं जिसमें मुझे विटामिन B12 मिलेगा, मुझे विटामिन सी मिलेगा। ये पूरी पाश्चात्य की सोच है, हमारी सोच ऐसी नहीं है। और ऐसी सोच में यदि आप पड़ गए तो आप सिर्फ रिपोर्ट को नॉर्मल करते रहेंगे, पेशेंट को भूल जाओगे। इसीलिए 40-40 बरस डायबिटीज अंदर रहता है और वो कभी भी सामान्य रूप से वो अपनी जिंदगी नहीं जी पाता। एक सिद्धांत में आपको और एक उदाहरण देता हूं। शरीर कुएं जैसा है, कुआं यानी बावड़ी यानी वेल जो है, जिसमें पानी अपने आप आता है। अपने आप यानी अंदर जो झरने हैं उसमें से पानी अंदर आता है। ये पानी की टंकी नहीं जो खाली हो गया वो बाहर से भरना पड़े। ये बाहर से पानी नहीं भरा जाता, अंदर का पानी जितना आप बाहर निकालोगे उतना का उतना अंदर से अंदर ही पैदा कर देता है। यानी शरीर कुएं जैसा है, अनेक झरने शरीर में हैं। जैसे लार का झरना मुंह में है, खून का झरना अंदर है, या आंख में से एक झरना निकल आता है, या पैनक्रियाज में से इंसुलिन का झरना है। यहाँ आया डायबिटीज का संबंध। ये इंसुलिन का झरना यदि अंदर से बंद हो गया है तो उसके ऊपर जो कीचड़ जमा हुआ है, जो गंदी बातें हमने डाली है, जिसको हम आम बोलते हैं या क्लेश बोलते हैं, उसको हटाओ, उसका वमन कराओ, उसका विरेचन कराओ, उसको बस्ती दो, उसका रक्तमुक्षण करो, उसको नस्य करवाओ। और जो अंदर में जो झरनों के जो मुंह है उनको खोल दो। यदि उनको खोल दिया तो झरने अपने आप बहने लगेंगे। और यदि अपने आप बहने लगे कि डायबिटीज नॉर्मल होगा, डायबिटीज चला जाएगा। ये रिपोर्ट के झंझट में आप मत फंसो। यदि आप पूरी तरह से आयुर्वेद की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आयुर्वेद की सोच और वो भारतीय आयुर्वेद की सोच होनी चाहिए, तो ही आपको पूरी तरह से सफलता मिल सकती है। नहीं तो उसी झंझट में आप ढूंढते जाओगे कि मेरा आरोग्य कहाँ गायब हो गया। डॉक्टर को भी डायबिटीज होने को दिखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जांच करवाता है, अपनी खुद की जांच करवाता है। मुझे शुगर तो नहीं हुई, जांच करवाऊंगा, अब फोकट में मिलता है। अब शुगर टेस्ट किया, कहीं फ्री चेकअप कैंप में शुगर टेस्ट किया, वो फोकट में ऐसे काम करने वाले। आगे जाके आप महीने में 2000 रुपया उनको देने वाले हैं। समझो आपकी 40 वर्ष की आज की उम्र है, आपको शुगर डिटेक्ट हुई, कोलेस्ट्रॉल डिटेक्ट हुआ या ट्राइग्लिसराइड डिटेक्ट हुए, सब कफज व्याधि है। और ये कफज व्याधि जो है उनको यदि आपने ध्यान में रखा, उनकी दवाइयाँ चालू की, तो आपको जिंदगी भर आगे जाके डायबिटीज होने वाला है, हृदय विकार होने वाला है, क्रिएटिनिन बढ़ने वाला है, ब्लड प्रेशर होने वाला है, आपकी हड्डियों में जो विटामिन है वो सब गायब होने वाले हैं और आपकी घुटनों को चेंज करना पड़ेगा। अभी ऐसा जमाना आ गया है कि सिर्फ घुटनों में नहीं, आपका दिल और दिमाग और हेड भी ट्रांसप्लांट करने वाले हैं। लिख के रखो ये बात। अभी सब चेंज करते हैं, किडनी भी चेंज करते हैं, लिवर भी, सिर्फ 25 लाख ओनली, ऐसे बोलते हैं वो। चलो आगे जाके हमारे यहाँ जो खाना परोसा जाता है वो उसके 2 हिस्से होते हैं। मैं एक और कितने बजे 5 बज गए, मेरा टाइम तो खत्म हो गया है, लेकिन मैं एक 2-4 बातें बताऊंगा ही। हमारे खाने का जो पत्ता रहता है उसके ऊपर एक राइट हैंड और एक लेफ्ट हैंड, ऐसे 2 हिस्से हमें दिखाई देते हैं। जैसे राइट हैंड में यहाँ बीच में दाल चावल है, यहाँ मीठा व्यंजन है, यहाँ गुड़ की रोटी या पूरन की रोटी या मीठी रोटी या चावल की रोटी या जवार बाजरे की रोटी रहती है, या सब्जी रहती है, यहाँ दाल रहती है, यहाँ तकर रहता है। यहाँ ये हो गया राइट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है?
लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ नमक है, यहाँ अचार है, यहाँ चटनी है, यहाँ सलाद है, यहाँ पापड़ पकौड़ा है और पानी है। ये दो अलग अलग हिस्से हमें देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने पहले स्लाइड में दिखाया कि तराजू लेके हम खाना खाने के लिए बैठते नहीं, लेकिन ये दो बाजू जो है राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, इसको ध्यान में रखना चाहिए। हम सिर्फ एक ही हाथ से खाते हैं, और एक हाथ से खाते हैं तो सिर्फ राइट हैंड का इस्तेमाल करते हैं। राइट हैंड की जो चीजें है वो मन चाहे खाओ, ये सब मधुर रस वाला है। और लेफ्ट हैंड वाला जो है वो राइट हैंड से बहुत दूर जाता है, इसलिए वो कम खाया जाता है, इसलिए वो कम ही खाना चाहिए। नमक कितना खाना चाहिए? चुटकी भर नमक। अचार कितना खाना है? अचार जैसा, वो सब्जी जैसा अचार यदि खाने लगे तो आपको एसिडिटी बनने वाली है। चटनी 2 चम्मच, 1 चम्मच। सलाद जो है वो 2 ही चम्मच और पान में ही परोसा जाता था, अभी वो सलाद इतने बाउल में आने लगा है। क्यों? वो डाइटिशियन कहती है कि सलाद से खाना खाओ, सलाद खाने के बजाय खाओ। ये पूरी तरह से गलत कहा जाता है और ये डायबिटीज को आगे जाके बढ़ाने वाला। षड्रस आहार हमें कहा गया है, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय विशेषान मधुर रसा, ऐसे कहा गया है। तो मधुर रस को हमें छोड़ना कतई नहीं है। क्या खाना हम सिर्फ हाथ से खाते हैं? नहीं, ये हाथ एक इंद्रिय हो गया, 10 इंद्रियों से हम खाना खाते हैं। कैसे? वो देखेंगे। नासा से सूंघ कर हम खाना खाते हैं। हम जो सूंघ लेते हैं उसकी जो गंध है, जैसे प्याज भुना है, लहसुन भुनी है, अदरक भुना है, उसकी जो एक महक है वो अंदर जाके आपको ऐसे लालास्त्राव तैयार कर देगी कि अरे यार बहुत 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 बढ़िया, क्या खुशबू आ रही है, क्या बिरयानी की खुशबू है, अभी बिरयानी बन रही है, अभी मुझे बिरयानी को हजम करना है। इसीलिए मेरे नाक ने मेरे दिमाग को या मेरे मन को एक आश्वस्त कर दिया कि आपको बिरयानी मिलने वाली है। तो आपके अंदर जो पैंक्रियाज बैठे हैं उनको भी वो संदेश मिल जाता है, और वो पैंक्रियाज बिरयानी को हजम करने के लिए कितना इंसुलिन चाहिए वो इस्तेमाल करती है, न कि 250 वाली गोली या 1000 वाली गोली। आज का मेरा खाना कैसा है ये मेरे नाक कहता है, मेरा कान कहता है, मेरा आंख देखता है, और मुझे उसका एहसास हो जाता है कि मैं क्या क्या खाने वाला हूँ और अंदर क्या क्या आने वाला है। ये मी को यानी आत्मा को पता चल जाता है पहले से ही। ये सब द्वारपाल है, आत्मा की ये द्वारपाल है, ये सब इंद्रिय जो है। और वो इंद्रिय सबका ध्यान रखते हुए कितना खाना चाहिए वो अंदर अभी पहले से। यदि आपके यहाँ मेहमान आने वाले हैं तो 10 मेहमान है तो 10 मेहमान का खाना तैयार करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए वो आप पहले से बना कर रखते हैं ना। वैसे ही है, इस घर में जो मेहमान आने वाला है, फूड के स्वरूप, आहार के स्वरूप, उनको क्या क्या हजम होने के लिए चाहिए उसकी तैयारी पहले से की जाती है। इसीलिए मन, आत्मा और इंद्रियों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए जब आहार का विषय आता है। तो कान से सुनकर, जैसा पापड़ है, कुरकुरा पापड़ है, उसको मैंने तोड़ दिया तो कान में जो आवाज चली जाती है उसमें से मुझे अच्छा लगता है, अरे यार क्या पापड़, कुरकुरा पापड़ मैं खा रहा हूँ। ये 2 दिन पहले तला हुआ पापड़, जो पापड़ मुझे तोड़ने के लिए मुझे दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है, वो खाया नहीं जाता, मन से नहीं खाया जाता, वो दिल को अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं कान से भी खाता हूँ, आंख को देखकर। जैसे जलेबी है, ऐसी रसदार जलेबी है, जैसे इमरती है, उसमें से जैसे उसमें शक्कर का जो चाशनी जो है इतनी अच्छी तरह दिखती है, वो लाल कलर, केसरिया रंग, बहुत अच्छा लगता है। आंख ने भी खा ली ये वो इमरती या जलेबी। आपको यदि ऐसा लग रहा है कि मैंने जलेबी खाई नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। आपकी कान नहीं खाई, आपकी नासा नहीं खाई, आपकी आंखों नहीं खाई, और शुगर और अंदर बढ़ने वाली है। इसमें ज्यादा अच्छा है कि आप 2 जलेबियां खाओ। मन को प्रसन्न रखना है। स्पर्श से भी आनंद मिलता है। जैसे शरबत है, वो ठंडा होने पर ही उस शरबत का आनंद मिलेगा। गरम गरम पानी में तैयार किया हुआ नींबू का शरबत, अरे कैसी शिकंजी है ये गरम गरम पानी में। वो तो मिट्टी के बर्तन में ठंडी होनी चाहिए। और चाय का प्याला कैसा होना चाहिए? गरम गरम होना चाहिए। या आयुष का कषाय जो होना चाहिए वो गरम। वो फ्रिज में रखा हुआ आयुष का कषाय चलेगा आपको कोरोना के लिए? नहीं चलेगा। ये स्पर्श भी बड़ा आनंद मिलता है, स्पर्श से भी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये सब ज्ञानेंद्रिय जो है, सब कर्मेंद्रिय है, उनको नजरअंदाज कभी भी नहीं करना चाहिए। आहार षड्रसात्मक होना चाहिए। लेकिन आज की परिस्थिति क्या है? मधुमेह हो गया,
लेबल लग गया, मीठा खाना बंद, आपको एसिडिटी हो गई, खट्टा बंद, तीखा, आपको रक्तदाब हो गया, आपका नमकीन सब बंद, आपको आवड़त नहीं यानी मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए कड़वा बंद, रही कसैली की चप, वो तो कुछ भी मायना नहीं रखती। इसीलिए जिंदगी में पहले 50 बरस जो है मुझे कुछ मिलता नहीं था इसलिए मैं खा नहीं पाता था उनको, लेकिन अब के 50 आगे के 50 बरस जो है मैंने 100 बरस की आयु मेरे ध्यान में रखी है, मैं 100 बरस जीऊंगा और आहार के माध्यम पर ही 100 बरस जीऊंगा। क्यों जीऊंगा मैं और एक आगे स्लाइड दिखाऊंगा। आगे की 50 वाली जिंदगी जो है मैं अच्छी तरह से खाना खा सकता हूँ, मैं पा सकता हूँ, मैं कमाया है और मैं खाने के ऊपर ही उसको मैं न्योछावर करने वाला हूँ। लेकिन मुझे डॉक्टर कहते हैं कि मीठा बंद, खट्टा बंद, तीखा बंद, नमकीन बंद। षड्रसात्मक से 5 रस यदि चले गए तो आपका मन प्रसन्न नहीं होगा, आपकी इंद्रिय प्रसन्न नहीं होंगी, आपका पुरुषार्थ आपको काम नहीं करने देगा। आत्मा, इंद्रिय और मन का संबंध ये भी अतृप्त, अप्रसन्न नहीं रहना चाहिए। जो पहले सूत्र बताया गया है, समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रिया, दूसरी ओर प्रसन्न क्या चाहिए, प्रसन्न चाहिए। ये सम नहीं कहा गया है, उसको प्रसन्न कहा गया है। प्रसन्न यानी क्या, मुझे कैसा लगता है ये प्रसन्नत्व है, मुझे अच्छा लगता है ये प्रसन्नत्व है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बहुत बड़ा प्रसन्नत्व है। ये प्रसन्न जो चीज है वो इंद्रिय से संबंधित है, मन से संबंधित है, आत्मा से संबंधित है, उनको भी कभी अतृप्त नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा आज देखने को मिलता है कि बाकी सब लोग मीठा खाना खा रहे हैं, मैं उनको सिर्फ देखते रहता हूँ, ये अप्रसन्न हो गया। इसमें मत्सर भाव, द्वेष भाव पैदा हो गया। मेरे मन में जो हार्मोन सीक्रेट होने वाले हैं, मेरी ग्रंथियों में से लेकर जिस ग्रंथियों का कंट्रोल मन के ऊपर है, वो ग्रंथियों ने काम अलग से करवाना चालू किया और मुझे थायराइड होने लगा, मुझे डायबिटीज होने लगा। ये सब मन की अतृप्ति है। मन को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। तृष्णा, प्यास लगती है। प्रमेय में बहुत प्रभुत्व लक्षण जो है महत्वपूर्ण, वो तृष्णा है। तो पानी सेवन करने के कुछ नियम होते हैं। अभी फ्रिज का ठंडा पानी, बासी पानी, 2 दिन में पहले भरा हुआ पानी, बिस्लरी बोतल, ये सब गलत है। इसी पानी में से डायबिटीज हो जाता है। पानी कैसा पीना चाहिए, मटके का पानी पीना चाहिए, या पीतल के बर्तन में जो पानी रखा हुआ है वो पीना चाहिए, या तांबे के बर्तन में जो पानी है वो पीना चाहिए, या कांच के बर्तन में जो है वो पीना चाहिए, न कि फ्रिज में रखा हुआ, थर्माकोल में परोसा हुआ, प्लास्टिक में, ये शीशी में 2 महीने पहले वाला, 4 महीने पहले वाला पानी, और वो मिनरल वाटर ऐड कर किया हुआ, ये कभी नहीं होना चाहिए। आयुर्वेद क्या कहता है, जब प्यास लगती है तो पानी पीना चाहिए, और जब भूख लगती है तब खाना खाना चाहिए। भाव प्रकाश में एक सूत्र है, वेगान न धारेत न प्रवृत्तेत, और तृषितस्तु न चाशनीयात, यानी जो तृषित है उसको कभी खाना नहीं खाना चाहिए, और क्षुधितो न पिबेत जलम, जिसको भूख लगी है उसको कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। और यदि ऐसा किया तो क्या होने वाला है, ये भी भाव प्रकाश वाले कहते हैं। वो कहते हैं तृषितस्तु भवेत गुल्मी, यदि मुझे प्यास लगी है और मैंने खाना खाया तो आपको गुल्म होने वाला है। और क्षुधितस्तु जलोदरी, ये आपको अब भूख लगी है और उस टाइम आपने पानी पिया तो समझो आपका पेट बढ़ने ही वाला है, आप मोटा भाई होने ही वाले हैं। इसको नजरअंदाज कभी नहीं करना चाहिए। वेगा न धारेत न प्रवृत्तेत, इसके लिए वेग को आपको समझ आना चाहिए कि मुझे मेरा शरीर क्या कहता है। शरीर गलत चीज है, मेरा आत्मा मुझे क्या कह रहा है उसकी सुननी चाहिए। अंदर की बात, अंदर की आवाज जो है उसको झांकना चाहिए, और इसी को बोलते हैं अध्यात्म। अष्टांग हृदयकार भी कहते हैं, न अम्बुपेयम अशक्त्याम या स्वल्पम अल्पम अग्निगुल्भिः, पांडु उदर अतिसारा अर्शो ग्रहणी शोष शोथिभिः, ऋते शरनिदाभ्याम पिबेत स्वस्थोपि चल्पशः। स्वस्थ व्यक्ति भी शरद और ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पानी अल्प अल्प पीना चाहिए। जिसका अग्निमंद है, जो अशक्त उदर रोगी है, इनको पानी कम से कम पीना चाहिए। ज्यादा पानी पीकर अग्निमंद हो जाता है, इसीलिए कहा गया है पिबेत स्वस्थोपि चल्पशः, यानी जो नॉर्मल पर्सन है, जिसको कोई भी डिसीज नहीं है, कोई पूर्वरूप नहीं है, उनको भी पानी अल्प पीना चाहिए। ये बहुत बड़ा श्लोक है ऐसा मुझे लगता है। और ज्यादा पानी पीकर यदि अग्निमंद हो जाता है तो सुबह सुबह खाली पेट पानी क्यों पीना चाहिए। रोगा सर्वेपि मंदे अग्नौ, और सुबह सुबह खाली पेट यदि
मेरे अग्नि के ऊपर पानी पड़ गया तो वो अग्नि मंद होने वाला है और बाकी के रोगों को जन्म देने वाला है। इसलिए प्रमेह सर्व रोगों को जननी कहा गया है, रोगों की जननी कहा गया है। रोगाः सर्वेपि मध्यग्नौ सुतराम् उदाहरणी च अजीर्ण मलिन शेष अन्न ही जायन्ते मल संचयाः। अग्नि के ऊपर जल बिछड़ने पर अग्नि बुझ जाता है, तो क्यों हम हमारे पेट में जो अग्नि है उसके ऊपर खाली पेट सुबह सुबह पानी पिए? सुबह सुबह पानी पीने की कोई भी जरूरत नहीं। अन्न के ऊपर होने वाला संस्कार बदलाव हो जाने पर अंतिम गुण बदल जाते हैं। जैसे कुकर में बनाया हुआ चावल जो है, जो चावल उसके ऊपर 4 उंगलियां पानी डालकर उसका ढक्कन पैक करके उसमें सीटी डाके, जब तक वो सीटी नहीं मारता वो टीवी छोड़कर वो बाइडी अंदर भी नहीं आती, वो सीटी से ही जाग जाती है। ध्यान में रखने की बात यह है कि इसका टेम्परेचर कितना अंदर बढ़ता है। जैसे कुकर में बना हुआ चावल रक्त शर्करा को बढ़ाता है, ये मेरा अंदाज ही नहीं, मेरा अनुभव है। उसमें पानी वैसा के वैसा रहता है। जो कुकर में पानी डाला है वो ऐसे के ऐसे चावल में अंदर दब गया और वो क्लेद को बढ़ाने वाला है। जैसे आपने कुकर में तैयार किया हुआ चावल आपने दूसरे कटोरे में या परोसने के लिए यदि निकाला तो उसका क्या बोलते हैं उसको, उसका पूरा का पूरा वो गड्ढा ही निकल आता है। बिरयानी का राइस जो है या चाइनीज राइस जो है उसमें से पानी निचोड़ कर वो चावल बनाते हैं। जैसे बिरयानी का चावल पूरा का पूरा पानी निचोड़ देते हैं और वो बनाते हैं। या आज के जमाने में चाइनीज राइस जो बनाते हैं वो चाहे फ्राइड राइस में इस्तेमाल या पूरी तरह से सूख जाता है। उसके जो दाने, चावल के जो दाने हैं वो अलग अलग, हर पार्टी अलग रहती है, उसमें युक्ति कहीं नहीं होती और इसीलिए युति वाला चावल जो है वो क्लेद को पैदा करता है। जैसे हम आज राजकारण में देखते हैं, जैसे 3 विरुद्ध गुणधर्म वाले पदार्थ, 3 विरुद्ध गुणधर्म वाले पक्ष एक हो गए तो सब क्लेद हो गया। संग्राम हो गया। किसी एक के हाथ में यदि सत्ता दी गई तो अच्छा रहता है, इसीलिए उसमें से पानी निकाल दो और चावल खाओ, जितना चाहे उतना चावल खाओ। हमारे कोकण में इतना 1 कटोरी भर के चावल एक बार में खाते हैं, जो बाकी के लोग, बाकी के प्रदेश प्रांत के लोग 1 हफ्ते के लिए खाते हैं। उतना चावल हमारे कोकण का आदमी एक बार खाता है और कभी डायबिटीज नहीं दिखाई दिया उसको, जब तक उसके घर में कुकर नहीं था। उसके घर में यदि उसने कुकर लाना चालू किया तो समझो उसको भी डायबिटीज होने वाला है। और मैं पेशेंट देखता हूँ कि उसके घर में जो कुकर है वो मैंने पहले बाहर निकालने के लिए उसको कहता हूँ, फ्रीज को बंद करने के लिए कहता हूँ, तो ही डायबिटीज आपको नॉर्मल हो जाएगी। शुगर बंद करने से डायबिटीज कभी नॉर्मल नहीं हो जाती, इसका ध्यान रखना चाहिए। इसका टेम्परेचर देखो कितना हाई है, 250 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कुकर में पैदा हो जाता है। उसी डिग्री में 15 मिनट वो अंदर के अंदर चावल उबालते रहते हैं, वो सब मर जाते हैं चावल। इतने हाई टेम्परेचर में वो ऑटोक्लेव हो जाते हैं, चावल ऑटोक्लेव हो जाता है, सब्जियां ऑटोक्लेव हो जाती है। और ये ऑटोक्लेव के बाद मेरे कपड़े के ऊपर, मेरे मास्क के ऊपर, मेरे कैप के ऊपर जो वायरस बैक्टीरिया जो है वो भी यदि मर जाते हैं, वो चावल में क्यों जिंदा रहेंगे? यानी हम जो खाना खा रहे हैं कुकर में से वो सब मरा हुआ खाना खाते हैं, बासी होता है। बासी भी नहीं, बासी में तो कुछ ना कुछ तो बैक्टीरिया रहते हैं, वो भी नहीं रहते, वो बिल्कुल खराब हो जाता है। और इसीलिए मेरा मानना ऐसा है कि कुकर को हटाना ही चाहिए। आहार का सम्यक पचन हो जाने पर एनर्जी तैयार होती है, नहीं तो सिर्फ क्लेद या आम तैयार होता है। रात का खाना खाने से आम या अभिषंद या क्लेद कभी नहीं तैयार होता। रात का खाना खाने से ही आम और अभिषंद पैदा होता है। प्रातराशे तु अजीर्णे अपि सायमाशो न दुष्यति, अजीर्णे सायमाशे तु प्रातराशे दुष्यति। अष्टांग संग्रह में कहा गया है और यहाँ खाना खाने के 2 समय लिखे हैं उन्होंने, प्रातः और सायं। प्रातः और सायं ये खाना खाने के समय हमारे अष्टांग संग्रह ग्रंथ में लिखे हुए हैं, हम उनको नजरअंदाज करते हैं और हमने दोपहर में, मध्याह्न में और मध्यरात्रि में खाना चालू किया है। ये डायबिटीज का कारण है। आप कौन सा खाना खा रहे हैं ये मायना नहीं रखता, किस समय खा रहे हो, कब खा रहे हो, उसमें भाव कौन से है, इसमें आपको डायबिटीज होना है या नहीं होने वाला है, ये डिपेंड रहता है। ये अलग एक सेशन रह सकता है, ओपीडी में मधुमेह को बिना यंत्र से कैसे पहचाने।
मैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन पर ज्यादा ध्यान देता हूँ, पैथोलॉजी के ऊपर नहीं। पैथोलॉजी के बदले में क्लिनिकल असेसमेंट आपको आनी चाहिए। शब्द परीक्षा, स्पर्श परीक्षा, रूप परीक्षा, रस परीक्षा, ये तीन जो पहले है वो वैद्य संवेद्य है, और आगे वाला रस परीक्षा है वो रुग्ण संवेद्य है। गंध परीक्षा दोनों संवेद्य है। ये अलग विषय है, लेकिन स्लाइड है इसमें मैंने डिलीट नहीं की। डायबिटीज के दो प्रकार आपने देखे हैं। डायबिटीज का तीसरा प्रकार मुझे दिखाई दे रहा है, वो सिर्फ रिपोर्ट में शुगर दिखती है, लेकिन रुग्णों को कुछ भी लक्षण नहीं दिखाई देते। ये डायबिटीज का टाइप 3 प्रकार अभी देखने को मिलता है। इसके लिए दवा की जरूरत नहीं है, दुआ की जरूरत पड़ती है। नॉर्मल किसको करना है, पेशेंट को या रिपोर्ट को? मुझे लगता है कि पेशेंट नॉर्मल होना चाहिए, न कि रिपोर्ट। मधुमेह का आहार कैसा न होवे, लास्ट 5 मिनट्स में लेता हूँ। अति मधुर पदार्थ जो है वो नहीं होने चाहिए। शीतकाल में तैयार हुआ, सतत पानी पीना, जमीन के नीचे वाला कंद, गुड़, दुग्धजन्य, फर्मेंटेड फूड, ये सब जो है ये मधुमेह के आहार में नहीं होना चाहिए। ये सब क्लेब को बढ़ाने वाला है। इसीलिए ये स्लाइड जो है मेरे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा मुझे लगता है। चींटी और गुड़, एक कहानी है कि चींटी को गुड़ बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए चींटी वो गुड़ के डिब्बे में अंदर जाती है और गुड़ को खा लेती है। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, वो इतना खाती है, वो उस गुड़ में ही वो चिपक जाती है और उस गुड़ में ही वो मर भी जाती है। मुझे कहाँ डिटैच होना है या यदि मालूम है तो अटैच होने में कोई भी ऐतराज नहीं है। सब खाना खा सकते हो, डिटैच होना आना चाहिए। चींटी जैसा यदि डिटैच नहीं हो गए तो आपको गुड़ में ही मरना है। आपका खाना आपकी सेहत के लिए है और आपका खाना आपकी मृत्यु का कारण भी है, इस पर ध्यान रखना चाहिए। मधुमेहों का आहार कैसा नहीं होना चाहिए, स्थूल मधुमेहों का आहार कैसा नहीं होना चाहिए, और कृश इनका अलग अलग है। स्थूल रुग्ण जो है उनको भुना हुआ खरपाकी पेया निकाल कर तैयार किया हुआ चावल देना चाहिए। बिना तेल की रोटी उनको खिलानी चाहिए। खरपाकी अन्न उनको देना चाहिए। ज्वार, बाजरा, कुलित, मेथी, करेला, वरी, नाचनी, ये धान्य उसके खाने में आने चाहिए जो स्थूल है। और जो कृश है उनके लिए क्या करना है, घी में तैयार किए हुए मेथी के लड्डू होंगे, नारियल है, मूंगफली उनको खाने के लिए। ये वातज है, ये सब कफज है। तेल में घी लगाकर रोटी खानी चाहिए उनको, लहसुन की चटनी खानी चाहिए, कद्दू खानी चाहिए, मूंग खाना चाहिए, चना खाना चाहिए। खाना खाने के बाद पानी पीना चाहिए, और जो स्थूल है उनको खाना खाने से पहले पानी पीना चाहिए। मधुमेह सर्वसाधारण औषधि मैं जो इस्तेमाल करता हूँ स्थूल पेशेंट में, आरोग्यवर्धिनी, लोधरासव, ये सब चीज जो है वो मैं इस्तेमाल करता हूँ। जम्बुल बीज चूर्ण है, कड़ू नीम, मेथी, कारला, ये सब जो है वो प्रमेह को हटाने के लिए है, मधुमेह के लिए नहीं। सिर्फ ध्यान में रखो, मैं मधुमेह और प्रमेह में भेद रखता हूँ, और पेशेंट वैसे दिखने को मिलते हैं। जो कृश है उनके लिए क्या है, वो आरोग्यवर्धिनी वहां भी चलती है, वसंत कुसुमार चलता है, सप्तामृत ग्लो चलता है, अश्वगंधा पाक चलेगा, चंद्रप्रभा चलेगी, सुवर्णमासी भस्म, पंचतीर्थ घृत, ये सब बल्य है। ये बल को बढ़ाने वाली है और ये बल को थोड़ी सी कम करने वाली है। इसलिए स्थूल और कृश जैसे आहार में परिवर्तन होना चाहिए, वैसे भी औषधियों में परिवर्तन होना चाहिए। सर्वसाधारण चिकित्सा का सूत्र शरीर और मानस भाव को ध्यान में रखते हुए स्थूल और बलवान रुग्ण एक बाजू में आते हैं और कृषि और दुर्बल रुग्ण दूसरे बाजू में आते हैं। इनके लिए स्थूल और बलवान जो है इनके लिए संशोधन होना चाहिए, और कृषि और दुर्बल जो है उनमें भ्रूण ज्यादा होना चाहिए। चिकित्सा सिर्फ 2 पथ्य बताओ और प्रमेय को भगाओ। पानी कम से कम, जरूरत के हिसाब से, तृष्णा वेग है न प्रवृत्ति है। और दूसरा, शाम का खाना 6 और 7 के बजने से पहले ही होना चाहिए। यदि हो गया, ये 2 ही चीज ध्यान में रखो, मधुमेह अपने आप चला जाएगा। आरोग्य भास्कर दीक्षित, दिन में सूरज रहता है, सूरज की रोशनी रहती है, इसलिए आरोग्य जो है वो सूरज के हाथ में रहता है। सूरज ढलने के बाद यदि आपने खाना खाया तो पानी का शोषण जो है वो करने वाला कोई नहीं बचता। इसीलिए शाम सूरज ढलने के बाद कौवा भी नहीं खाता, मुर्गी भी नहीं खाती, स्पैरो भी नहीं खाती, या पैरट भी नहीं खाता। खाते हैं सब हम, और लाइट लगा के जो खाते हैं उनको डायबिटीज होने वाला है। और 2 व्यायाम, एक लोटांगन और एक प्रदक्षिणा। लोटांगन मैंने बता दिया, प्रदक्षिणा भी मैंने कह दी। इस प्रदक्षिणा और लोटांगन को चरकाचार्य ने कुंडलिकावत भ्रमण कहा गया है। आयुर्वेद में लिखा नहीं है, ऐसा नहीं है, लिखा है, लेकिन मेरा ध्यान उस पर नहीं है, और मेरा ध्यान उस पर गया और मैंने उसके ऊपर ज्यादा रिसर्च किया तो मुझे उसमें से बहुत ज्यादा परिणाम मिलते हैं। सूर्य नमस्कार के से भी ज्यादा लोटांगन और प्रदक्षिणा से ज्यादा फर्क मिलता है। लोटांगन ने पूरे रास्ते पे लेटकर जो गोल 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 गोल, राउंड एंड राउंड एंड राउंड, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इसको लोटांगन बोलते हैं।
और प्रदक्षिणा जो है, परिक्रमा जो बोलते हैं, जो हम मंदिर को लगाते हैं, जो भगवान को लगाते हैं या खुद में जो भगवान है उसके लिए लगाते हैं, वो प्रदक्षिणा परिक्रमा है। टेक होम मैसेज में जीवन शैली बदलो, दवा ना खाना, ये होने के लिए दवा की जरूरत नहीं है, इसको भी ध्यान में रखो। थिंक ग्लोबली, ईट लोकली। जो हमारे प्रदेश में खाना तैयार होता है वो हमारे लिए है, जो बंगाल में खाना है वो महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, जो कश्मीर में जो तैयार हुआ है वो केरल में नहीं चलेगा। पानी सिर्फ खाना खाते वक्त, चाहे आप पंजाब में जाओ, गुजरात में जाओ, पाकिस्तान में जाओ, भाड़ में जाओ, चांद पे जाओ या नरक में जाओ या स्वर्ग में जाओ, पानी सिर्फ खाना खाते वक्त ही पीना चाहिए। बस यही बात ध्यान में रखो। रात का भोजन सूर्यास्त से पहले होना ही चाहिए। लोटांगन और प्रदक्षिणा, ये 2 व्यायाम होने चाहिए, और ये यदि किया तो आपको जिंदगी भर कभी भी किसी भी डिसीज का सामना नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार। Thank you, sir. Thank you very much. Really, it was amazing, wonderful session. आहार के बारे में अन्नमय प्राणः ऐसा कहा गया है। आहार के बारे में तो आहार के बिना संभव ही नहीं, प्राणी मात्रा का जीवन तो आहार पे ही निर्भर करता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे है, पानी से क्षार को कैसे निकाला जाएगा? उबालना चाहिए। पानी को शुद्ध करने के लिए हमारे ग्रंथों में बहुत सारे नुस्खे दिए हैं, उनको देखना चाहिए। मेरा आहार शास्त्र पे ऊपर एक किताब है, उसमें सब मैंने 14-15 बातें कही गई है। सिर्फ एक बात ध्यान में रखो, पानी को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे यदि 10-15 बार किया ना तो भी उसमें से जो क्षार है वो अलग हो जाते हैं। उसको छान कर पिया तो भी चलेगा। जिनको पानी गर्म किया हुआ अच्छा नहीं लगता उनके लिए ये नुस्खा है। या दूसरा नुस्खा मैं ऐसा बताता हूँ कि ये एक लोटा है, ये दूसरा लोटा है। एक कोई भी वस्त्र ले लो या कोई भी वर्ती ले लो, कपूर की एक वर्ती तैयार करो। ऐसे दिखाता हूं मैं। इस एक वर्ती को गंदे पानी में डुबाओ और उसका दूसरा छोर जो है वो ऐसे इस लेवल के नीचे रखो। ये अपने आप पानी सोख लेगा और अंदर नीचे वाला जो कटोरा है उसमें बहुत बढ़िया और अच्छा पानी निकल आएगा। जो गंदगी है, जो मिट्टी है, वो इस वर्ती में चली जाएगी। पानी शुद्ध करने के लिए बहुत और सारी भी चीज है, देखेंगे आगे कभी भी। यस सर, थैंक यू वेरी मच। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हमेशा आपका अच्छा होता है। बहुत घरेलू चीजों से आप बहुत बेहतर बताते हैं। और एक क्वेश्चन था, अगर बच्चों में जुवेनिल डायबिटीज अगर होता है तो उनको हम कैसे, किस प्रकार से आहार की योजना करें? जो सहज है उसके लिए वो उनके नॉर्मल वैल्यू जो है वो भी अलग है। उनको कब पता चलता है? जब बच्चा दुबला होने लगता है, खाना ज्यादा खाने लगता है, प्यास ज्यादा लगती है, तो हम उसकी शुगर टेस्ट करते हैं। शुगर टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उसकी पेशाब की जांच करो और 20 प्रकार जो है उसमें से कौन सा प्रकार उसको है वो ढूंढ निकालो। और आहार में बदल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें रिपोर्ट नॉर्मल करनी ही नहीं है। उसको मधुर रस खिलाना ही चाहिए, नहीं तो वो कफज में से वातज में चला जाएगा तो उसको इंसुलिन चालू कर देंगे वो। इसलिए कफज व्याधि जो है वो कफज में ही रहने चाहिए, इसलिए मधुर रस होना चाहिए। चाहे उसकी शुगर बढ़ने दो, 400 हो, 500 हो, 600 हो, 700 हो। मेरे पास एक पेशेंट ऐसा है जिसकी शुगर 741 है। वो बहुत बूढ़ा था, अभी वो मर गया, लेकिन उसकी शुगर 741 थी, लेकिन उसको तकलीफ कुछ भी नहीं थी। इसके लिए मैंने उसको भी दवा नहीं दी। मैं पहले 5 बरस पहले मुझे मेरे क्लिनिक में 1 महीने के लिए 20 किलो दवाई लगती थी डायबिटीज की। अभी मैंने वो 5 किलो तक कम कर दिए। इसीलिए मैंने एक सूत्र बताया, दवा ना खाना, दवा की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ परहेज रखो और आहार पे काबू रखो। शाम का खाना 7 बजे करने के लिए उस बच्चों के लिए कहो, वो उसकी तबीयत अच्छी हो जाएगी। सर, प्रकृति की अणु आप कुछ बता सकते हैं? द्विदोष प्रकृति में खासकर वही कफज प्रकृति में जो व्याधि है, कफज प्रमेह का, वो साध्या कफोत्था दश कहा गया है, पित्तजा षड्याप्या कहा गया है। और जो वातज में कन्वर्ट होने वाले हैं, जिनकी प्रकृति वातज की है, उनको मधुर रस और ज्यादा खाना चाहिए। जो दुबले पतले हैं,
हमारे यहाँ जो पेशेंट आते हैं वो सब वातज में कन्वर्ट होके ही आते हैं, उनकी वो प्रकृति नहीं, वो विकृति लेकर आते हैं। वो वातज विकृति वाले पेशेंट है, प्रकृति अलग है, विकृति अलग है। हमारे यहाँ आते हैं वो प्रकृति वाले नहीं आते, वो विकृति वाले आते हैं, और हमको उनको ट्रीट करना है। इसके लिए वो जो दुबले पतले हैं उनको ज्यादा से ज्यादा घी खिलाओ, तेल पिलाओ, स्नान भी तेल का करो, ऐसा ऐसा उनको कहना चाहिए। और ये प्रकृति के हिसाब से जैसा हमको प्रकृति परीक्षण में कहा गया, जो 10-12 मुद्दे जो है उनको ध्यान में रखकर ही हमें ट्रीटमेंट उनको सुझानी चाहिए। ओके सर, सो ये विषय तो बहुत गहन है, बहुत सारी बातें इसमें अभी और कही जा सकती है। आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया है, बहुत प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन था आपका। ये आज का हमारा एक नया सेशन है, नई सीरीज हमने स्टार्ट की है, शायद भारत से पहली ही सीरीज होगी ऐसी राष्ट्रीय आयुर्वेद गुरु की। तो हमें बहुत मतलब अच्छा लगा इस सेशन से आपसे जुड़ने के लिए। आप एकदम प्रथित यश वैद्य हो महाराष्ट्र से, और आपके नुस्खे और आपसे मैसेजेस तो सारी मतलब हम बहुत ये है। तो हमारे साथ अभी आयुष दर्पण फाउंडेशन के डॉक्टर नवीन जोशी सर जुड़े हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करती हूँ। ये रिकॉर्डिंग आप YouTube पे डालने वाले हो? जरूर जरूर। हाँ, सर तो सबको पता होना चाहिए। आप यस ये जो डेफिनेटली प्रेजेंट नहीं थे उनको भी लाभ मिलेगा। यस सर, हम लिंक भेजेंगे। अभी तो बहुत सारा मतलब शेयर किया है, ठीक है। तो 40,000 लोग इस आयुष दर्पण से जुड़े हैं, तो धीरे धीरे सब देखेंगे, सर बताएंगे ज्यादा इसमें डिटेल से। सो मैं डॉक्टर नवीन जोशी सर से अनुरोध करती हूँ। नहीं सर, इसके नमस्कार। राष्ट्रीय गुरु वैद्य सुविनय दामले सर का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आपने आयुष दर्पण के इस मंच पर इतना सुंदर व्याख्यान दिया। व्याख्यान के प्रारंभ से लेकर के अंत तक मैंने इसको फेसबुक पर देखा है, और काफी अच्छे आपके बहुत ही अच्छे फॉर्मुलेशंस और बहुत अच्छा नॉलेज आप शेयर कर रहे थे। हम चाहेंगे कि सर आपका ऐसे ही जो है ज्ञान हमारे इस मंच के द्वारा हमारे पूरे भारत के आयुर्वेद के चिकित्सकों को मिले। और जो सीरीज प्रोफेसर शिल्पा येरमे जी ने प्रारंभ की है, आप बहुत बधाई की पात्र हैं, क्योंकि आयुष दर्पण एक ऐसा मंच है जो एक प्रकार से ये धीरे धीरे अपने आप ही इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, चिकित्सक हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, अब्रॉड के भी लोग हैं। और ये जूम पर सेशन हुआ है सर, तो ये बहुत आसानी से इसको यूट्यूब पर ये अपलोड हो जाएगा। और आपको सर बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत आपका अभिनंदन हमारे इस मंच पर अपना समय देने के लिए। और प्रोफेसर शिल्पा येरमे जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये सीरीज चला रही हैं, बहुत ही अच्छी सीरीज है। और आप ये जूम पर आप लगातार 3 बजे से आप इस सीरीज को कर सकती हैं। हम आपसे सभी हमारे जो यहाँ पे प्रतिभागी हैं, यहाँ वंदना पाठक मैडम को देख रहा हूँ मैं, अर्चना चौगुले, अरुण भुजबल जी, संतोष वाइकर जी, कीर्ति जी, संगीता जी, विनायकर जी, पल्लवी जी, आकाश जी, रजिता जी, आप सभी को, और प्लस फेसबुक पर देख रहे सभी लोगों को हम आपको हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आप आयुष दर्पण पर इन लेक्चर्स को देखते हैं और पसंद करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। थैंक यू सर, थैंक यू दामले सर। आगे भी आपसे सेशंस हम करेंगे, सभी का डिमांड है आपके सेशंस रखवाने का, तो निश्चित रूप से आपका स्वागत रहेगा फिर से। सो थैंक यू जोशी सर, थैंक यू ऑल, थैंक यू। थैंक यू।